हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री 360 पे। क्या हाल चाल है? बढ़िया, राजी खुशी। देखो भैया, एक तो सर्दी चल रही है, एग्ज़ाम आपकी जो समय है वो धीरे धीरे बीतता हुआ जा रहा है। एक तो सर्दी के दिन वैसे ही छोटे होते हैं तो आपको पढ़ाई तो करनी चाहिए, पर साथ साथ में आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अगर आप एक दिन बीमार हो जाते हो, 2 दिन बीमार हो जाते हो, एक बार छोटी सी अगर आपको खांसी जुकाम भी हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले जो 2-3 दिन है, 4 दिन है, मतलब कुल मिलाकर वो जो सप्ताह है वो पूरा आपका डिस्टर्ब रहने वाला है। तो अब ठंड का अच्छे तरीके से थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। हेल्दी तरीके से आपको खाना खाना है। ये चीज़ें बोलने को पढ़ने को थोड़ी सी फिल्मी लग सकती हैं, थोड़ी किताबी बातें लग सकती हैं, पर इन चीज़ों से इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप एक दिन बीमार हो रहे हो तो आपका आने वाला जो 7 दिन का शेड्यूल है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। उल्टा परेशान होगे, खर्चा आएगा, वो अलग। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अभी तक हमने अक्टूबर और नवंबर महीने का करंट अफेयर पढ़ा है, अभी हम दिसंबर का पढ़ रहे हैं। देखो, हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया, पर लास्ट 4-5 साल से मैं करंट पे काम कर रहा हूँ। जब आपकी फर्स्ट ग्रेड का पिछला पेपर हुआ था, जब आपका सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उस समय मैंने कहा था कि भाई जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उस समय। इसी प्रकार मैं आपको आज कह रहा हूँ कि आज का जो सेशन है या फिर आज के बाद में जितने भी सेशन हैं, जितने भी क्लासेज हैं, वो सभी आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से भी आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? सबसे पहली बात, सरकार के शासन को 2 साल पूर्ण हुए हैं। वहाँ से बहुत से डाटा आए हैं, बहुत से आपके एग्जाम के उपयोगी फैक्ट आए हैं वहाँ से, बहुत सी घोषणाएं हुई है वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद में आपका प्रवासी राजस्थान दिवस जो कि 10 दिसंबर को बनाया गया था, उसके बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। अलग अलग एग्जाम में आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, आपका फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ था, शायद ग्राम सेवक या पटवारी में किसी एक में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम देखें तो लास्ट 5-6 महीने के अंदर प्रवासी राजस्थान दिवस के बारे में ना ना करते हुए 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ ली। आ गई बात समझ में? उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ नई पॉलिसी, कुछ नई नीतियां घोषित की गई हैं, और ऐसी नीतियां जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के परिदृश्य से भी। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो वहां भी ये चीजें जो है आपके लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगी। दोनों ही चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो, करंट अफेयर से भी, और अगर आप चाहो तो स्टैटिक जीके से भी। तो मैं ये कहूँगा, अब आज का जो सेशन है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन से निश्चित रूप से आने वाली जितनी भी एग्जाम हो उनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। 4-5 पॉलिसियाँ हम पढ़ेंगे, और 2 साल सरकार के हुए वो मैंने आपको बताया, प्रवासी राजस्थान दिवस के बारे में बताया। तो ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तरीके से बैठ के और तरीके से देखना है, ऐसे नहीं है गुदराम बैठे बैठे और बेड का माँ घुस रहे हो, रजाई में घुस रहे हो और देख रहे हो। तरीके से बैठना है। अगर रजाई में बैठे हो तो हाथ पेन को जो है, हाथ का जो है इस्तेमाल करो, कॉपी पेन का इस्तेमाल करना है। छोटे छोटे नोट्स आपको लिखने हैं, हालांकि पीडीएफ नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, तो भी आप प्रिंट आउट करवा लेना। करें स्टार्ट आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करें। सबसे पहले जो चीज़ें निकल के आएंगी वो है सरकार के 2 साल। आप सभी को पता है कि भैया 15 दिसंबर 2023 को हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने शपथ ली थी। तो उस 15 दिसंबर को अभी हाल फिलहाल में 2025 के अंदर 2 साल हुए हैं, तो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो किसी एक दिन सीमित नहीं रखा गया। 11 तारीख से लेकर 25 दिसंबर तक ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कराए गए थे। प्रत्येक विभाग द्वारा अपने स्तर पर, प्रत्येक संस्था द्वारा अपने स्तर पर प्रोग्रामों का या फिर जो भी सम्मेलन है उनका आयोजन करवाया गया था। कुल मिलाकर ये पूरा जो शेड्यूल था प्रोग्रामों का, इनका थीम क्या थी? तो इनकी थीम थी नूतन उत्थान, मतलब नया उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान और हमारा राजस्थान। मतलब हमें क्या करना है? हमें जो है वो उत्थान करना है नए तरीके से, पहचान हमें देनी है नए तरीके से, राजस्थान को हमें बढ़ाना है, और हमारा ही राजस्थान है इसलिए बढ़ाना है। ये हमारी थीम है। अब इस थीम के साथ साथ में और क्या क्या गतिविधियां हुई, कब से कब तक? 11 से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान ध्यान रखना है, अलग अलग रैलियां निकाली गई थी, अलग अलग जो है वो ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके जो हेड ऑफिस हैं उनके स्तर पर अलग अलग प्रोग्रामों का आयोजन किया गया था। जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर 15 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाएगी। अब इस प्रदर्शनी में क्या हुआ? इस प्रदर्शनी में अलग अलग विभागों ने भाग लिया। जैसे ऊर्जा विभाग ने भाग लिया है ना, परिवहन विभाग ने भाग लिया है, जो आपका स्वायत्त शासन विभाग है उसने भाग लिया है, मतलब अलग शिक्षा विभाग ने भाग लिया है। तो अलग अलग विभागों ने
वहाँ पर पार्टिसिपेट किया इस प्रदर्शनी में। और प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करके उन्होंने ये बताया कि भैया पिछले दो जो साल हमने गुजारे हैं, पिछला हमारा जो 2 साल का टेन्योर रहा था, हमारा जो 2 साल का कार्यकाल रहा था, उसमें हमने ये काम किया। जैसे शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग ने बताया कि हमने प्रखर अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान हमने चलाया है। उन्होंने ये बताया कि भैया हमने इतनी कालीबाई जो आपकी स्कॉलरशिप योजना है उसके तहत इतनी स्कूटी हमने दे दी है, इतने गायत्री पुरस्कार हमने दिए हैं, इतनी स्कॉलरशिप हमने दी है, हमारी तरफ से इतने एफर्ट डाले गए हैं। ठीक इसी प्रकार परिवहन विभाग ने भी बताया कि हमारे इतने इतने प्रोग्राम हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया। तो ये प्रदर्शनी जो है इसका आयोजन ध्यान रखना है 11 से लेकर 25 तारीख तक यहाँ पर किया गया था। कहाँ पर किया गया है? जवाहर कला केंद्र में किया गया है। और क्या क्या प्रमुख गतिविधियां हुई ध्यान रखना, इसमें आपको 20 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक है वो जनता को समर्पित किए हैं। मतलब इनका लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया है। अब क्रिटिकल केयर ब्लॉक क्या होते हैं? देखो करंट अफेयर में ये चीज़ें जो है वो आपको बताएगा नहीं कोई भी, पर जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक होते क्या है। देखो होता क्या है, जिस प्रकार अगर आप किसी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर एक तो रेगुलर वार्ड होता है जिसे हम ओपीडी बोल देते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई आदमी आता है, खांसी जुकाम है, वायरल है, कोई मतलब नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं, जो रेगुलर बीमारी होती हैं, उनको चेकअप करते हैं, सही करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। एक ब्लॉक बना होता है आईसीयू का। उस आईसीयू में या जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, इमरजेंसी वार्ड जो होते हैं, वहाँ पर उनको एडमिट किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक ब्लॉक होता है क्रिटिकल केयर ब्लॉक। वहाँ पर क्या होता है, आईसीयू को शामिल करते हुए जो इमरजेंसी की सर्विसेज हैं, तात्काल रूप से जिनमें हमें एक टीम की आवश्यकता होती है, मेडिकल जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, ऐसे ब्लॉक बनाए जाते हैं। कितनी लागत से बनाए गए हैं? 20 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ में क्या किया गया है, मेडिकल लाइन के अंदर एक पॉलिसी जो कि जुलाई 2025 से ही चर्चा में है, उसके बारे में 2 बार क्वेश्चन भी आया है, वो जो है उसको फाइनली वापस से लॉन्च किया गया है। तो हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025, हील इन राजस्थान 2025 जो की पॉलिसी है, अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, तब अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र ये जो फिल्म बनाते थे, उसमें आपने कहा होगा कि कोई अगर टेंशन में है, कोई बीमार है, तो उसे ये कहा जाता था कि इसे तो है ना हिल स्टेशन में शिफ्ट कर दो। हिल स्टेशन में क्यों? क्योंकि जो पहाड़ियों का क्षेत्र है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक वातावरण में जब आदमी रहता है तो पॉजिटिव जो उसकी मानसिकता है, उसके कारण उसको रिकवरी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। यदि आप डिप्रेशन में हो, और आज के दिन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कारण क्या है? मोबाइल को चलाना। ये जो मोबाइल है ना आपका, ये मोबाइल ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञान देते हैं पूरे दिन की यार ऐसे करना चाहिए, पॉजिटिव स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो लोग भी इस मोबाइल से परेशान हैं। अगर आप जीवन में सुख चाहते हो, अगर आप जीवन में शांति चाहते हो, एज ए एस्पिरेंट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है कि अगर आप जीवन में शांति चाहते हो तो भैया आपको सबसे पहले मोबाइल से दूरी बनानी होगी। ये मोबाइल ऐसा है कि अगर आप एक बार देखने बैठ गए तो फिर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, और फिर गिल्ट होता है, फिर दुख होता है। ठीक है, तो लिमिटेड समय है, उचित तरीके से उसका जो है वो मैनेजमेंट आपको करना है। तो मैं आपको बता रहा था हील इन राजस्थान पॉलिसी, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आदमी है जो कि डिप्रेशन में है, एंजाइटी उसको है, या फिर किसी भी मानसिक रोग से अगर वो पीड़ित है, वो यहाँ पर राजस्थान में आए। राजस्थान में हम रणथंबोर आपको घुमाएंगे, हमारे पास में रणथंबोर है घूमने के लिए। राजस्थान में माउंट आबू है घूमने के लिए। राजस्थान में उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स है हमारे पास में। ठीक है, द पेरिस ऑफ इंडिया है हमारे पास में, जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर सम के दौरे हैं हमारे पास में सर्दियों के अंदर। आपने देखा होगा 31st के ऊपर कितने से प्रोग्राम वहाँ पर आए थे, कितने वीडियो वहाँ से वायरल हुए। ऐसे ऐसे स्पॉट हैं हमारे पास में, तो आप यहाँ पर आओ, निवास करो, कुछ दिन स्टे करो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो मानसिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा रिकवरी कर पाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, मानसिक शांति आपको यहाँ पर मिल पाएगी। इसलिए हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का क्या किया है, उद्घाटन किया गया था। ये 2025 की जुलाई से ही इसकी चर्चा में थी। और मैं जब आपको बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बार बार में देखने हैं, वो हर क्लास में बोल रहा हूँ मैं, हर सेशन के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने हैं, सब्जेक्ट वाइज देखने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर करंट अफेयर का बात कर रहे हैं। तो करंट अफेयर की हम जो साथ साथ में पॉसिबल चीज़ें हैं, या फिर जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 बार एग्जाम में इस पॉलिसी से आपका जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 2 बार क्या किया गया है, पॉलिसी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका है फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग।
संस्कृत विभाग का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस के अंदर आप जब 27 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर आप क्वेश्चन पूछाएगा कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति का विकसित की है। तो आपको ध्यान रखना है हेल इन राजस्थान 2024 जो है उसे यहाँ पर डेवलप किया गया है। किसके लिए किया गया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और स्पेशली जो मेडिकल से संबंधित अगर किसी की समस्या है और वो आदमी ये चाहता है कि थोड़े दिन में शांति से गुजार लूँ, तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है। आगे बात समझ में, हालांकि इसको हम जो है पॉलिसी वाले में भी आप पढ़ चुके होंगे इस चीज़ को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था और शिफ्ट शायद सी थी, मतलब जो आपका ग्रुप था वो आपका सी ग्रुप था। ठीक है, इस ग्रुप सी के अंदर क्या बताया गया? इस ग्रुप सी में एक क्वेश्चन पूछा गया, 50 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिल इन राजस्थान पॉलिसी 2025, इसका अनुमोदन कब किया गया था? तो ध्यान रखना जुलाई 2025 में किया गया है। ठीक है, इसमें एक समिति बनाई जाएगी जो कि एग्जीक्यूशन को देखेगी, जो कि इसके क्रियान्वयन को देखेगी कि भैया पॉलिसी में जो हमने प्रावधान किए थे वो प्रावधान पूरे हो रहे या नहीं हो रहे, जो काम हमने डिसाइड किए थे वो हो रहे या नहीं हो रहे। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपका अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? राज्य के मुख्य सचिव। राज्य के मुख्य सचिव क्या होंगे? इस पॉलिसी को क्रियान्वयन के लिए जो समिति बनाई जाएगी जो राज्य स्तर पर काम करेगी उसके अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर काम करने वाले हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ तक चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस प्रकार आप कोरिलेट कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, जब आप पेपर देखोगे। पिछले देखे तो नहीं, देख लिए आपने, नहीं भी देखे तो अब तो एटलीस्ट जो 4-5 महीने आपके पास में बचे हैं उनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि साथ साथ में आपको क्वेश्चन देखते हुए चलना है। आगे बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है मेडिकल लाइन के अंदर हब और स्पोक मॉडल अब विकसित किया जाएगा। हब और स्पोक का मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था जब हम पीएम सेतु योजना पढ़ रहे थे। आईटीआई वाली याद आ रही है क्या? पीएम सेतु में हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? पीएम सेतु में हमने पढ़ा था कि एक हब होगा। एक क्या होगा? हब होगा, मतलब एक सेंटर होगा और उस सेंटर के आसपास में स्पोक बनाए जाएंगे। जैसे अगर आपने टायर देखा है ना, साइकिल का टायर देखा है, उसमें देखा होगा कि एक बीच में जो है वो किला सा होता है। उस किले से ये ताड़ियां मान लो, ये जो स्टिक है ये जो है वो लगी हुई रहती है। ठीक है, और इस प्रकार जो है वो सर्किल नुमा हमारा टायर रहता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो है पीएम सेतु में भी यही चीज थी, अब भी यही चीज है कि ऐसे है ना, हम क्या करेंगे, एक हब बना देंगे। इसे हम क्या बोल देते हैं? हब। इसे हम क्या बोल देते हैं? हब बोल देते हैं। और इसे हम क्या बोल देंगे? स्पोक। मतलब ये आप ऐसे समझो कि एक ऐसा सेंटर हम बना देंगे, जैसे अगर मान के चलो कि जयपुर है तो जयपुर में हमने ये कह दिया कि भैया एसएमएस जो हमारा मेन जो हॉस्पिटल है उसे हम हब के रूप में विकसित कर देते हैं, और उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, उन्हें हम क्या करेंगे? स्पोक्स के रूप में जो है विकसित कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से जो है आपको पीएम सेतु में भी मैंने बताया था, और इसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर मेडिकल में हो जाए। उससे फायदा क्या होगा? अब मॉनिटरिंग करना सरकार के लिए आसान हो जाती है। इस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान के अंदर 41 जिले हैं, आप सभी को पता है, परंतु उन जिलों को अच्छी मॉनिटरिंग के लिए, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए हमने क्या किया? संभाग वाइज डिवाइड कर दिया कि भैया इस संभाग में एक आयुक्त बैठेंगे और वो आयुक्त क्या करेंगे कि भैया ये मॉनिटरिंग कर लेंगे जिले स्तर पर। आगे बात समझ में? जिस प्रकार एक जिले के अंदर अलग अलग ब्लॉक होते हैं, अलग अलग तहसील होती हैं, और उन सभी पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आपको ध्यान रखना कलेक्टर काम करता है। तो कलेक्टर क्या होगा? हब हो जाएगा, और उस जिले में जितने भी एसडीएम है, जितने भी तहसीलदार हैं, वो क्या हो जाते हैं? स्पोक्स हो जाते हैं। आगे बात समझ में? तो टायर जो है, उस साइकिल के टायर को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 100 से अधिक विशिष्ट जांच के लिए, मतलब जांच वगैरह करने के लिए हम हब और स्पोक मॉडल को आप विकसित करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार का आपको ध्यान रखना है। हब और स्पोक मॉडल जो है वो हमने पीएम सेतु योजना के लिए किया था। क्या आपको याद आ रहा है कि कौन कौन से आईटीआई हमारे राजस्थान के उसमें शामिल किए गए थे? किसे हमने हब के रूप में विकसित करने के लिए कहा था? ये चीजें आपको रिवाइज होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया कि भैया 42 हम मदर लैब विकसित करेंगे, 137 हच लैब और 1333 स्पोक चिन्हित करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक ये कहा गया कि हम क्या करेंगे? एफसीएम इंजेक्शन अभियान चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? एफसीएम होता क्या है? एफसीएम जो है वो आपको ध्यान रखना है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज।
फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज होता है, जिसे हम किसके लिए उपयोग लेते हैं? जिस भी व्यक्ति के खून की कमी होती है ना, जिसके शरीर में खून की कमी है, उसे हम एफसीएम का इंजेक्शन लगाते हैं। तो अब उससे होगा क्या? उससे आपकी जो ब्लड के अंदर आरबीसी की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उससे आपका खून जो है वो बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए किया जाएगा? जो गर्भवती महिला है, क्योंकि गर्भवती महिला को खून की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है और लोगों की तुलना में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके अंदर हम एफसीएम का इंजेक्शन लगाएंगे। आ गई बात समझ में? इसके अलावा ध्यान रखना है, 2-3 किताबें इस सेशन के अंदर और अगले जो हमारा दिसंबर का पूरा करंट अफेयर होगा उसमें हम 2-3 किताबों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली किताब क्या है? पहली किताब आपकी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त उत्कर्ष। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त उत्कर्ष जो है, ये गौशाला पिंजरापोल आपकी जयपुर के अंदर है, वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री साहब जी ने इसका उद्घाटन किया है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? आ गई बात समझ में? हाँ। तो अब 2 साल का जो हमारी एनिवर्सरी हुई है, 2 साल की हमारी वर्षगांठ हुई है, उस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने 2-3 प्रोग्राम चलाए, जिसमें से पहला हमारा प्रोग्राम कौन सा है? स्वच्छता को लेकर। नाम क्या है? तो ध्यान रखना, स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम। मतलब सबसे पहले आप स्वच्छता के लिए जागरूकता आपको उत्पन्न करनी है, जागरूकता लोगों के अंदर फैलानी है, और उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में जागरूकता तो अकेले से काम चलेगा नहीं, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी स्वच्छता के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ये कहा गया कि भैया जो अगर आप साफ सफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? श्रमदान करना है। आ गई बात समझ में? इसका टेन्योर क्या है? तो इस टेन्योर मैंने आपको बताया कि भाई शपथ हमारी जो थी, शपथ जो थी वो कब थी? 15 को, 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और इससे जस्ट एक दिन पहले हम क्या करेंगे? श्रमदान करवाएंगे। तो श्रमदान वाला जो प्रोग्राम था वो कब था? 14 दिसंबर 2025 को था। अब सफाई की बात आ रही है, तो सफाई कौन करवाता है? एक तो आपका नगर पालिका, नगर परिषद कराती है, तो वो किसके अंडर आती है? तो वो आती है स्वायत्त शासन विभाग के। और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण में पंचायत करवाती है, तो वो आ जाएगा पंचायती राज विभाग के। तो दोनों विभाग जो है वो इसका आयोजन करवा रहे थे। इसके तहत जो है लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के लिए, लोगों को जागरूक किया गया साफ सफाई के लिए, और इसके बाद में उनसे ये कहा गया कि साफ सफाई की जागरूकता से ही काम नहीं चलेगा, आपको साफ सफाई करनी भी पड़ेगी। अब वो करनी है तो फिर आपको क्या करना होगा? श्रमदान करना होगा, अपनी इच्छा से आपको जो है वो साफ सफाई में भाग लेना होगा। आ गई बात समझ में? चले आगे। के बाद में एक प्रोग्राम और चलाया गया, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है शहरी समस्या समाधान शिविर। शहरी समस्या समाधान शिविर है, और इसका जो आयोजन है वो ध्यान रखना है 16 दिसंबर से लेकर और 24 दिसंबर तक के लिए किया गया है। कब से कब तक किया गया है? 16 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन क्यों किया गया, क्यों आवश्यकता हुई? देखो, शहर में जितनी भी समस्याएं, अब शहर में क्या समस्या हो सकती है? एक बात बताओ, आपने जयपुर मकान लेके रहे होंगे, आप बीकानेर मकान लेके रहे होंगे, आप कोटा मकान लेके रहे होंगे, उदयपुर रहे होंगे। अगर आप शहर में गए हो तो आपको क्या क्या समस्याएं वहां पर दिखी है? सबसे पहले वहां पर सड़क की कोई समस्या हो सकती है, स्ट्रीट लाइट की कोई समस्या हो सकती है, नालियों की साफ सफाई से संबंधित हो सकती है। अगर आपने कुछ समय वहां पर गुजारा है तो आपने देखा होगा वहां पर जो शहर हैं वहां पर कब्जे वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, अतिक्रमण ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम परमानेंट पट्टा बना के दे देंगे, उस जितने भी क्षेत्र का कोई मालिक है उसको हम क्या कर देंगे? उस स्थान का स्वामित्व के लिए डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये सारे कार्य जो है, ये सारे कार्यों की तत्काल रूप से समाधान हो जाए, लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़े। इसके लिए हमने क्या कहा कि भाई 16 से लेकर 24 दिसंबर तक अगर आपको कोई शिकायत है शहरी प्रशासन से लेकर, अगर आपके नगर पालिका नगर परिषद से संबंधित कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो वो तत्काल रूप से मतलब सेम डे हम कोशिश करेंगे कि आपका समाधान हो जाए। इसके लिए हमने शहरी समस्या समाधान शिविर लगाए हैं। काम का अगर आपको पूछे तो हालांकि ये जेडीए जोधपुर का है, पर ऑल ओवर इसमें काम क्या क्या किए गए हैं? जैसे सड़क मरम्मत का काम है, जैसे आपके जो है चौराहे, डिवाइडर, पार्क आदि की साफ सफाई करना, उनकी सौंदर्यीकरण करना, नालियों की मरम्मत करना। इसके अलावा शौचालय से संबंधित कोई भी चीजें हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, पट्टे से संबंधित है, लीज होल्डर से संबंधित है, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नगर निकाय द्वारा निर्धारित अन्य जितने भी कार्य हैं 50B के अंतर्गत पट्टे जारी करना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, ये पोस्टर लगाने का सारांश तभी है जब आप इसको ढंग से पढ़ोगे। पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन मिल भी सकता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा तो शिविर था, पर अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि फलाने शिविर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया गया है,
तो पट्टे की आपको दे दे, पर पट्टे में आपको धारा भी ध्यान रखना है कि 50B, धारा 50B जो है उसके तहत क्या किया जाएगा, उसके तहत आपको पट्टे जारी किए जाएंगे। आगे बात समझ में, चलें आगे चलते हैं। अब आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर सूचना आयोग काम करता है, राज्य सूचना आयोग का गठन कहाँ हुआ, कब हुआ, मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसके बारे में पहले बात कर लें। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा राजस्थान का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 काम करता है, इतना तो सभी को पता होना चाहिए। क्या आपको पता है क्या कि भाई आरटीआई के लिए सबसे पहले, सूचना के अधिकार के लिए सबसे पहले प्रोग्राम या फिर आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन इसके सूत्रधार हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही पर्सन कि कहाँ से हुआ और किसके द्वारा किया गया, दोनों ही पर्सन का जो आंसर है वो अपना राजस्थान से ही संबंधित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम के चैप्टर संख्या 4 धारा संख्या 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। सबसे पहली बात तो यहाँ क्लियर करनी है, चैप्टर संख्या कौन सा है, 4 है, और धारा संख्या कौन सी है, 15 है। इसके तहत ये कहा गया कि राज्य स्तर पर एक संस्था होगी जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की पालना के लिए कार्य करेगी। ठीक है, उसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। अब पिछली बार मैंने आरपीएससी का जिक्र किया था, और आरपीएससी में मैंने बताया था कि भाई जितने भी आयोग हैं, चाहे महिला आयोग है, आपका मानवाधिकार आयोग है, आपका जो है सूचना आयोग है, आपका चुनाव आयोग है, आपका आरपीएससी है, ये सारे जितने भी आयोग हैं उसमें अध्यक्षों की संख्या और सदस्य की संख्या के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे आरपीएससी का मैंने पिछली बार बताया था, आरपीएससी का मैंने पिछली बार बताया कि भैया जो सदस्य हैं वो पहले कितने थे, 1+7 थे, मतलब एक तो आपका अध्यक्ष है और सदस्य कितने हैं, 7 हैं। अब अगर आपको आरपीएससी के सदस्यों की संख्या पहले की पूछे तो पहले कितने थे, 1+7 थे, तो मतलब कुल कितने हैं, कुल 8 हैं, कुल कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या किया, इन 7 सदस्यों को बढ़ाकर 10 कर दिया, और एक आपका जो है अध्यक्ष तो है ही। अब कितनी हो गई कुल संख्या, 11। अगर आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन ये दे दे, कौन सा ऑप्शन दे सकता है, जैसे आपसे ये पूछे कि भैया आरपीएससी के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की, वापस से देखना आरपीएससी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 भी दे दे, 11 भी दे दे, 7 भी दे दे और 8 भी दे दे। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। आपको अगर इस प्रकार से याद है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं वो आपको इसी प्रकार ध्यान रखने हैं। आपको डायरेक्ट 10 भी याद नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको 11 भी याद नहीं रखना है। अगर आपको सदस्यों की संख्या पूछ रहा है तो सदस्य तो ऑलरेडी 10 ही है ना, यहाँ पर सदस्य तो ऑलरेडी यहाँ पर 10 हैं। अगर आप आरपीएससी की साइट पे जाओगे, देखो एक छोटा सा मैं उदाहरण भी बताता हूँ आपको। हालांकि ये चीजें आपकी पॉलिटी में आती हैं, पर एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, इससे क्या है कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। पिछली बार मेरे पास में जो है वो मैसेज भी आए थे कि सर ऐसे थोड़ी होगा, 10 थोड़ी होंगे, 11 थोड़ी होंगे। देखो आरपीएससी का अगर ये खुलती है साइट तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। पॉलिटी में काफी हेल्प मिलेगी आपको। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, बच्चों को याद होता है कि हाँ आरपीएससी में 10 सदस्य हैं, पर 10 और 11 में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके जो सूचना आयोग है, उस सूचना आयोग में भी आपको ध्यान रखना है कि 1+10 मतलब 11 हो सकते हैं। 11 जो प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, जिसमें एक तो अध्यक्ष हो जाएगा और 10 जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, अधिकतम 10 हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 एट प्रेजेंट काम करें। ये थोड़ी सी साइट जो है वो धीरे चल रही है, मेरे हिसाब से खुल नहीं रही है, वरना मैं आपको दिखाता यहाँ पर। चलो खुलती है तो मैं दिखाता हूँ आपको ना। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो सूचना आयोग है उसमें एक तो कौन होगा, अध्यक्ष होगा, और 10 जो है वो आपके सदस्य होंगे, अधिकतम, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ कहा गया है, तो ऐसा ध्यान रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अध्याय 4 और धारा 15 के अंदर कहा गया है। अब इस अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की गई। उस अधिसूचना की दिनांक कब है, तो 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को यह कहा गया 2006 के अंदर कि एक राज्य सूचना आयोग काम करेगा राजस्थान में। ठीक है, अब उस अधिसूचना को प्रभावी कब किया गया, उसको लागू कब किया गया, या फिर आपसे कहेगी राजस्थान का राज्य सूचना आयोग जो था उसका गठन कब किया गया, तो ऑफिशियली जो इसका गठन है वो 18 अप्रैल 2006 को किया गया। कब किया गया, 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। अधिसूचना कब जारी हुई, तो 13 अप्रैल 2006 को हुई थी। आ गई बात यहां तक समझ में। अब आपको ध्यान रखना है, जितने भी आयुक्त होते हैं, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त है और या फिर आपके जो है वो अन्य सूचना आयुक्त हैं, उन सभी की नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब ये 3 कमेटी जो होती है, ये 3 लोग क्या करते हैं,
ये तीन लोग जो है इसमें समिति में जो तीन लोग हैं उनमें कौन कौन शामिल होगा, इसमें ध्यान रखना। एक तो आपका सीएम होता ही है, बाई डिफॉल्ट होता है, तो सीएम जो है वो इस कमेटी की अध्यक्षता करने वाले हैं। एक कौन होंगे, एक जो है वो जो आपके नेता प्रतिपक्ष है वो हो जाएंगे। और मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो टीकाराम जूली साहब हैं, ठीक है। एक जो अन्य मेंबर होगा वो सीएम द्वारा कोई कैबिनेट का मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट होगा। सीएम जो है वो अपनी तरफ से किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को या मंत्रिमंडल का जो कोई भी मंत्री है उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मनोनीत कर सकते हैं। अब जैसे जोगाराम जी को बोल दिया, या फिर अपने जो किरोड़ी लाल जी मीणा है उनको बोल दिया, किसी भी मंत्री को नॉमिनेट किया यहाँ पर किया जा सकता है। तो 3 सदस्य की कमेटी होगी और इन तीनों सदस्यों के द्वारा यहाँ पर राज्यपाल को ये कहा जाएगा कि इस व्यक्ति की नियुक्ति आप कर दो। किस तौर पर, या तो मुख्य सूचना आयुक्त के, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो है वो पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2025 के अंदर 8 दिसंबर को 8 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की गई राज्यपाल के ऑफिस से, और क्या की गई कि भैया जो सुनील शर्मा है, सुनील शर्मा को नए सूचना आयुक्त बनाया गया है। क्या बनाया गया है, नया सूचना आयुक्त बनाया गया है। इतनी रामायण हमने इसीलिए पढ़ी है। अब अगर आपसे पूछे कि ये अधिसूचना कब जारी हुई, तो 8 दिसंबर को हुई। इन्होंने शपथ कब ली, तो इन्होंने शपथ जो है वो 10 दिसंबर 2025 को ली थी। कब ली, 10 दिसंबर 2025 को ली। इन्हें शपथ किसने दिलाई, तो इन्हें शपथ जो है वो आपको ध्यान रखना है एमएल लाठर, मोहनलाल लाठर जी ने इनको शपथ दिवाई है। ये पहले डीजीपी रह चुके हैं राजस्थान के। मोहनलाल जी लाठर जो हैं वो पहले क्या रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं। कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल जो है, वैसे अगर आप देखोगे अधिसूचना के अंदर, तो इसमें कुछ संशोधन किया गया था कि जितना केंद्र सरकार कहती है उतना होगा, जितना राज्य सरकार कहती है उतना होगा। परंतु हाल फिलहाल में ध्यान रखना, इसको कितना डिसाइड किया गया है, 365 किया गया है। आ गई बात समझ में। इसके अलावा, इनके अलावा, सुनील शर्मा जी के अलावा और कौन कौन है जो आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना मुख्य आयुक्त तो आपके मोहनलाल लाठर है, अन्य में सुरेश जी हैं, और आपके जो हैं टीकाराम जी हैं और महेंद्र जी हैं। ये 3 आयुक्त काम कर रहे हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। उस 10 में से 3 तो पहले से काम कर रहे थे और एक नया और यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। और एक आपके यहाँ पर अध्यक्ष है ही। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साइट आरपीएससी की खुली नहीं है अभी, है ना, ये रही। अब देखो मैं आपको जो बता रहा था, देखो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको चेयरमैन इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, देखो आरपीएससी में आप सभी को पता है कि भैया 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य, 10 मेंबर जो है वो अलग से आपको यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। 10 प्लस 1 याद रखना है आपको। कैसे याद रखोगे, एक 10 प्लस 1, इस प्रकार से याद रखना है। एक जो है वो आपका चेयरमैन होगा और 10 जो है वो आपका सदस्यों की संख्या होगी। इसी प्रकार आपको मानवाधिकार आयोग में रखना है। इसी प्रकार आपको इलेक्शन डिपार्टमेंट, इलेक्शन का जो कमीशन है उसमें ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। पिछली बार आरपीएससी को लेकर मेरे पास में 2-3 मैसेज आए थे, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आ गई बात समझ में, चलें आगे, चलो फिर। ठीक है। अब हाल फिलहाल में आरसीए का आपको पता है थोड़ा सा एक विवाद चल रहा था। विवाद क्यों चल रहा था, एक तो आरसीए बनाम आपका जो है वो गंगानगर का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसको लेकर लोकपाल की नियुक्ति आरसीए के अंदर होती है, जो कि आरसीए से संबंधित जितने भी काम होते हैं, जितनी भी सुनवाइयां होती हैं, उन सभी को देखते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक। उसमें एक विवाद चल रहा था। एक तो सुनील जी के, सुनील सुनील नाम करके था शायद कोई, और एक अजय रस्तोगी, ये दो जो है वो चीफ जस्टिस थे पहले से। और इनकी नियुक्ति को लेकर ये विवाद था कि गंगानगर, बाकी सब लोग ये बोल रहे थे कि अजय रस्तोगी को क्या करें, हम लोकपाल नियुक्त कर दें। और गंगानगर का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश की जा रही थी। ऐसी कंडीशन में राजस्थान हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा, उसकी सुनवाई हुई, और 2-3 दिन लगातार जो है वो ये चर्चा का विषय रहा था। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको अपॉइंटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले कि अजय रस्तोगी जी जो है इनको आरसीए का नया लोकपाल घोषित किया है। आगे बात समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया हमने सितंबर में भी कुछ आपके वो पढ़े थे, कुलगुरु पढ़े थे या वाइस चांसलर पढ़े थे। फिर हमने नवंबर में भी पढ़े हैं। यहाँ पर आपको दो एक और देख लेने, 3 लोग हैं टोटल मिलाकर, जिसमें से 2 तो अपॉइंटमेंट हुए हैं और एक जो है वो त्याग पत्र दिया है। अपॉइंटमेंट किस किस के कहाँ कहाँ हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है राजेंद्र बाबू दुबे हैं। इनका कुलगुरु के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। तो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के अंदर किसका हुआ है, राजेंद्र दुबे का हुआ है।
आगे बात समझ में। अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मक्के को लेकर काफ़ी काम किया है अपने जीवन में। मक्के की अलग अलग किस्म को इन्होंने क्या किया है, इनोवेट किया है। नई नई किस्म का जो है, नई नई प्रजातियां मक्के की जो है उनको उनका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया है, और नई किस्में बनाने में इनका योगदान रहा है। कुल मिलाकर मक्के सहित इन्होंने 15 अलग अलग पौधों की नई किस्मों का नवाचार किया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इनका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर हुआ है। नाम क्या है, तो राजेंद्र बाबू दुबे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट इनकी किन की जगह पर हुई है, तो अरुण कुमार की जगह पर हुई है। अरुण कुमार को राज्यपाल द्वारा हटाया गया था, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा हटाया गया था। कारण क्या क्या कि इन्होंने थोड़े गफले कर दिए, वित्तीय अनियमितताओं के चलते इनको यहाँ से रिमूवल किया गया था इनका। आगे बात समझ में। सेकंड अपॉइंटमेंट आपको कुलगुरु की ध्यान रखनी है कि जो राज्यपाल साहब हैं, इन्होंने प्रोफेसर मदन मोहन झा प्रोफेसर मदन मोहन झा की नियुक्ति की है कुलगुरु के लिए। और कौन से विश्वविद्यालय में की है, तो आपको ध्यान रखना है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर की है। ठीक है, तो आपको तो ये ध्यान रखना है संस्कृत वाला कौन सा है, जयपुर वाला है। और झा है मतलब पुजारी साहब हैं, पंडित जी हैं, तो ये बढ़िया संस्कृत वगैरह बोल ही रहे हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे बीएम शर्मा, राजस्थान के कौन है, बीएम शर्मा। बीएम शर्मा को पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए नियुक्त किया है, 3 साल के लिए नियुक्त किया है। और कितनी बार किया है, मतलब तीसरी बार किया है। इससे पहले जो है ये 2 बार रह चुके हैं, और ये जो है अब की बार कौन सा है, थर्ड है। अब ये पीसीआई क्या है, पीसीआई वैसे ही है जैसे अगर सभी बैंक को कंट्रोल करना है, सभी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो हम आरबीआई की बात करते हैं। अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, अगर हम बात करें जो आपकी सेबी की, तो सेबी जो है उनको कंट्रोल करता है। इसी प्रकार जितनी भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं उन्हें ट्राई कंट्रोल करता है। ठीक इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, प्रेस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब पीसीआई जो है वो कंट्रोल करती है। इसमें सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, जयपुर के हैं आपके बीएम शर्मा साहब। कितने साल के लिए हुए हैं, 3 साल के लिए। कौन सा कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है। आगे बात समझ में, चलें आगे। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, राजस्थान के वो कौन है, लोकायुक्त कौन है, राजस्थान के लोकायुक्त कौन है भाई अभी वर्तमान में, और काफी लंबे समय से हैं। बताओ, क्या याद है क्या आपको, नहीं है तो पढ़ लेना। क्योंकि अब लोकायुक्त का नया लोगो जो है वो हमारे मुख्य सचिव साहब श्रीनिवास जी के द्वारा यहाँ पर लोकार्पित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। लोगो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये लोगो है जो कि लोकायुक्त राजस्थान का जो मुख्य आपका ऑफिस है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने किया है, तो ध्यान रखना मुख्य सचिव वरुंगति श्रीनिवास। अगर फुल फॉर्म पूछ लेना वी की, तो वो ध्यान रख लेना, वरुंगति श्रीनिवास जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ है कि इसमें एक आदर्श वाक्य लिखा गया है। इस प्रकार रोडवेज का जो है वो चरेवेती चरेवेती होता है, पर्यटन विभाग का जो है वो न जाने कब पहले था कि न जाने क्या दिख जाए, फिर बाद में इसको चेंज करके अलग कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो मेन आपका मोटो सेंटेंस है या फिर आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, न्यायो नीति च शासनम, मतलब न्याय का और नीति का शासन हो। इस प्रकार का यहाँ पर आपको जो है वो लोगों के अंदर आदर्श वाक्य लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लोकायुक्त राजस्थान के लोगो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। फिर हम देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक घोषणा की गई है कि हम अजमेर के अंदर महर्षि दयानंद पेनोरमा का क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि महर्षि दयानंद की जो पेनोरमा है वो कहाँ पर प्रस्तावित है, तो आपको ध्यान रखना है आपके अजमेर के अंदर है। ठीक इसी प्रकार से एक और पेनोरमा है विरमदेव कानड़देव चौहान की, तो ये पेनोरमा आपको जालौर में ध्यान रखनी है। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आपको ई सुजस के बुलेटिन में देखने को मिलेंगी, तो वहाँ से मैंने सोचा कि वन लाइनर के रूप में इनको शामिल कर ही लेते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2-3 पेनोरमा की हम आगे और बात करेंगे क्योंकि पर्यावरण की पॉलिसी भी आपकी नई लॉन्च हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है वासुदेव देवनानी साहब के द्वारा अजमेर में महर्षि दयानंद पेनोरमा निर्माण की घोषणा की गई है, और वीर विरमदेव कानड़देव चौहान की पेनोरमा जो है वो आपकी जालोर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रवासी राजस्थान दिवस, मैंने आपको पहले बताया सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको पहले बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी हाल फिलहाल के अंदर 9 तारीख को एग्जाम, 7 को या 9 को हुई थी, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसका आपको जो है वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मतलब अगर आप 5-6 महीने की बात करो तो 5-6 बार क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ से, अब भी पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, घटनाएं इतनी हुई हैं।
सरकार ने पूरा जोर लगा दिया, दमखम लगा दिया, इतने बिजनेसमैन यहाँ पर आए, इतनी मीडिया आई, इतने ऑफिशियल आए यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है डिटेल से। आयोजन कहाँ हुआ? पहला है, सबसे पहली बात, इसका जो संस्करण है वो कौन सा है? फेस्ट है। संस्करण कौन सा है? फेस्ट है। कब हुआ? 10 दिसंबर 2025 को हुआ। कब हुआ? 10 दिसंबर 2025 को हुआ। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन आपको सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि जयपुर के अंदर हुआ है, जेईसी सभागार जयपुर में हुआ है। थीम क्या है? तो बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। भाई बढ़ेगा राजस्थान, क्यों? क्योंकि हमारा है राजस्थान। छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा राजस्थान है इसलिए बढ़ेगा। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे, ये तो प्रवासी राजस्थान दिवस है, एक होता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस का ध्यान रखना है, साथ में ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जनवरी में आ ही रहा है, तो हम वापस से वापस पढ़ेंगे तो आपको वापस रिवीजन भी हो जाएगा उस टाइम। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को है। कब है? 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? जब 1915 के अंदर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस आए थे, तो उसी को मेंशन करने के लिए, उसी के सम्मान में ये जो है वो आयोजन करवाया जाता है। जनवरी में वापस से पढ़ेंगे, केवल आप इतना ध्यान रख लो। प्रवासी राजस्थान दिवस की बात करें तो हमारा 10 दिसंबर 2025 को है। और अगर हम बात करें कि प्रवासी भारत दिवस है, तो उसका जो है वो 9 जनवरी को है। ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। थीम क्या है? तो बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। ठीक है। चलें आगे। प्रमुख गतिविधियां क्या हुई हैं? तो प्रमुख गतिविधियों में ध्यान रखना है, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका नाम क्या है? प्रगति पथ। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन जो है वो जयपुर में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। आ गई बात समझ में? चले। और इसके साथ साथ में ये घोषणा की गई कि जिस प्रकार से हमने 2024 के अंदर राइजिंग समिट का आयोजन किया था, ठीक इसी प्रकार 2 साल बाद में, इससे पहले जो है वो राइजिंग समिट कहाँ हुई थी? 2024 में जयपुर के अंदर हुई थी। वैसे ही राइजिंग समिट जो है हम 2026 में करेंगे, जिसका नाम होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। ठीक है। आगे बात समझ में? इसके अलावा एक बुक का लॉन्च किया गया था जिसका नाम है कमिटमेंट इन राजस्थान कॉफी टेबल बुक। इसका विमोचन किया गया है। और ध्यान रखना, 26 अलग अलग चैप्टर है। अब ये चैप्टर का मतलब है मुख्यालय। 26 अलग अलग मुख्यालय हैं जो कि आपके अलग अलग देश विदेशों में काम करते हैं, वहां से लगभग 8700 से अधिक लोगों ने यहाँ पर पंजीकरण किया। ये ध्यान रखो तो ठीक है, वरना छोड़ देना। और क्या कहा गया कि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो हम ग्राउंड पर लेके आ गए। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो 2024 में एमओयू हुए थे ना दिसंबर के अंदर, वहां से 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर धरातल पर लेके आ चुके हैं। मतलब उनको एमओयू जो थे उनको हम फील्ड में उतार चुके हैं, काम उन पे स्टार्ट हो गए। फिर वेदांता ग्रुप जो हमारा है, जो अपने देबारी में जिंक वाला काम होता है ना, आपने अगर खनिज वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि देबारी के अंदर खनिज का काम होता है, जिंक का काम होता है, उदय सागर झील के पास में है। तो वो सारे के सारे किसके हैं? वेदांता ग्रुप के। और वेदांता ग्रुप किसकी है? अनिल अग्रवाल साहब की है। अनिल अग्रवाल साहब की है। इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि हम राजस्थान के अंदर जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री हैं उनका यहाँ पर क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। इसके अलावा हम जिंक का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम डबल करने का कोशिश करेंगे। तो आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि इनको अभी हम 9 ऐसे लोग और 8 लोग और ट्रस्ट ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया गया था प्रवासी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में, उनमें ये भी शामिल है। आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि अब जब हम आज जनवरी में क्लास ले रहे हैं तो इनके बेटे की अब डेथ हो गई है ना। तो थोड़ा सा दुखद तो है। ऑलरेडी ये जो है अनिल अग्रवाल जी मतलब इतने शानदार आदमी है कि इन्होंने जितना कुछ कमाया है अपने जीवन में, ये लंदन भी रहते हैं, इनकी संपत्ति लंदन में भी है, इनकी संपत्ति अमेरिका के अंदर भी है, दुबई के अंदर भी है, राजस्थान में तो है ही है। और आपका जो बिहार में है, पूरे देश भर में है। वेदांता ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, आपने देखा होगा जगह जगह वहाँ पर ऑफिस भी रहते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है या जितनी भी संपत्ति मैंने खुद ने कमाई है, उसका 75% में एजुकेशन में, स्वास्थ्य के अंदर, मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो गरीब बच्चों को उपलब्ध करवानी चाहिए, गरीब लोगों को उपलब्ध करवानी चाहिए, उनके लिए डोनेशन करूँ। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि इतनी महान विभूति है। संबंध इनका रींगस के आसपास से है, सीकर जिले के अंदर। हालांकि ये काफ़ी समय पहले इनका परिवार जो है वो बिहार में चला गया था। आ गई बात समझ में? चलें फिर आगे। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाएंगे, हम जिंक का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको डबल करने वाले हैं, और 1 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है उसको हम डबल कर देंगे। आगे बात समझ में? इसके अलावा दो मुख्य रूप से दो पॉलिसी जो है वो आपकी डिक्लेयर की गई थी। एक तो अनिवासी राजस्थानी, मतलब नॉन रेजिडेंट राजस्थानी,
नीति 2025 और राजस्थान पर्यटन नीति मतलब राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2025 का यहाँ पर क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है, जारी किया गया है। आगे बात समझ में, चलें आगे। दोनों नीतियां हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नीतियां डिक्लेयर हुई हैं। तो एक तो टूरिज्म को लेकर हुई है और एक नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी 2025 डिक्लेयर की गई है, मतलब अनिवासी राजस्थानी नीति 2025 की गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, सिटी गैस वितरण जो आपकी योजना थी उसका पोर्टल यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक इसी प्रकार माइनिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। तीन चीजें और ध्यान रखनी है, राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल RDSP, इसके अलावा सिटी गैस वितरण पोर्टल और इसके अलावा माइनिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान फाउंडेशन, ये जो राजस्थान फाउंडेशन है इसकी शुरुआत मार्च 2001 में इसकी शुभारंभ किया गया था। एक फाउंडेशन बनाया गया जिसके अलग अलग ऑफिस खोले गए। इसका ऑफिस दुबई में भी है, अमेरिका में भी है, UK में भी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर तो है ही, राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी इसका ऑफिस है। तो अब ये कहा गया, चैप्टर का मतलब आप इस तरीके से लगाओ कि चैप्टर का मतलब ये हो गया कि ऑफिस मान लो एक तरीके से। ठीक है। तो ये कहा गया कि जो राजस्थान फाउंडेशन संस्था है उसके हम 14 नए चैप्टर या 14 नए ऑफिस खोलने वाले हैं। कहाँ कहाँ खोलेंगे, तो 9 तो हम कहाँ खोलेंगे, 9 तो हम जो है वो विदेश में खोलने वाले हैं और 5 हम क्या करेंगे राजस्थान के जो पड़ोसी देश और देश के अन्य राज्य हैं उसमें खोलने वाले हैं। आगे बात समझ में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर बनाए गए हैं, तो आपको बताना है कि भाई 9 तो हैं विदेशी, 9 तो क्या है विदेश में है, और 5 जो है हमारे राज्य जो हमारे और अन्य राज्य हैं देश के उसमें खोला जाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ पर ये आप जो छोड़ देखते हो राजस्थान का मैप याद आ रहा है ना, राजस्थान में आप जब देखते हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारा जो पड़ोसी स्टेट है वो कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, और फिर यहाँ भरतपुर और धौलपुर वाले एरिया में कौन आ जाता है, यूपी आ जाता है। तो मैंने आपको क्या बताए थे कि हम देश के अंदर कितने खोलेंगे, 5 खोलेंगे। उसमें से जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान का हमारा नॉर्थ और पूर्वी राजस्थान का जो हमारे पड़ोसी है कौन कौन है, पंजाब है, हरियाणा है और यूपी है। 3 तो यहाँ पर होंगे। एक हमारा जो है वो केरल में हो जाएगा और एक हमारा कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। इस प्रकार 5 तो हमारी याद हो गए ना। 9 आपको और ध्यान रखने हैं। 9 कौन कौन से हैं, साउथ अफ्रीका है, बहरीन है, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा के अंदर है। आगे बात समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलें आगे, प्रवासी राजस्थान दिवस को बढ़ाएंगे आगे, बढ़ा देते हैं फिर चलो। अब आपको ध्यान रखना है 9 विभूतियां हैं जिनको सम्मानित किया है। कौन कौन है, एक तो आपके अनिल जी अग्रवाल है वेदांता ग्रुप के, मैंने बता दिया। एक अपने बिड़ला के ध्यान रखना, कुमार बिड़ला है। ठीक है। अजय पीरामल जी पीरामल ग्रुप के हैं। विनीत मित्तल अवाडा ग्रुप के हैं। माधव सिंधिया जो है वो आपके JK सीमेंट के CEO हैं। और नरसी कुलरिया आपको बताया इंटीरियर है, बीकानेर से संबंध है। और संसद का जो अपना भवन बना था उसमें भी इनका जो है योगदान रहा है। वैसे मेन जो टेंडर था वो तो TCS कंपनी को था, पर नरसी जी कुलरिया है वो सब टेंडर थे वहां पर। आगे बात समझ में। चलें आगे। पूनम चंद राठी हैं, बीकानेर के हैं। और ये आपका एक फाउंडेशन है मुंबई के अंदर। कौन सा फाउंडेशन है, CM मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है मुंबई के अंदर। ठीक है। प्रदीप राठौड़ सेलो वर्ड के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 तो लोग हैं, 8 तो क्या है लोग, और एक जो है वो आपका ट्रस्ट है। कुल मिलाकर आपके जो है वो यहाँ पर 9 लोगों को सम्मानित किया है राजस्थानी प्रवासी सम्मान से। आगे बात समझ में चले। और इसके अलावा क्या किया गया है, जाने अपना राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें जो विदेश के जो अपने राजस्थान में निवास कर रहे थे लोग, राजस्थान से उनका संबंध है पैतृक रूप से, और जो राजस्थान से बाहर रह रहे हैं, अब वो देश के किसी अन्य कोने में हो सकता है, मुंबई में रह रहे हो सकता है कोलकाता में रह रहे हो, या फिर विदेश में दुबई में, आपके इंग्लैंड में, लंदन में, कहीं भी रह रहे हो। ऐसे 18 से लेकर 28 वर्ष तक के जो प्रवासी हैं उनको ये कहा गया है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़ो। आपको ये देखना होगा कि हमारे जो बड़े बड़के थे वो कैसे रहते थे, हमारा जो राजस्थान है वो किस तरीके से और आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम क्या है, जाने अपना राजस्थान कार्यक्रम। कौन से आयु वर्ग के लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो 18 से लेकर 28 वर्ष तक के प्रवासी राजस्थानियों को इसमें शामिल किया गया है। क्यों किया गया है, सांस्कृतिक रूप से उनको अपनी जड़ों से वापस जोड़ने के लिए किया गया है। इसके अलावा ये कहा गया कि भैया जो जयपुर का राजस्थान मंडपम है
जयपुर का राजस्थान मंडपम है, इसके अंदर हम एक प्रवासी राजस्थानी केंद्र खोल देंगे। क्या करेंगे? प्रवासी राजस्थानी केंद्र खोल देंगे। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो राजस्थान मंडपम जो है, इसका निर्माण कहाँ पर होगा? इसका निर्माण जो है वो जयपुर में होगा। और कौन सी संस्था के अंदर, सितंबर के अंदर कौन सी संस्था के अंदर यहाँ पर एमओयू हुआ है? तो एक तो आपका रिको प्लस एनबीवीसी, इन दो संस्थाओं के अंदर ये कहा गया है कि हम राजस्थान मंडप बनाएंगे। इनके अंदर जो है एमओयू हुआ था, कब हुआ था? सितंबर के अंदर हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या कहा गया है कि इसके तहत 6 प्रमुख पहल हैं, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? विरासत से संबंधित है, विद्यालयों से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आंगनवाड़ी से संबंधित है, पशुओं से, हरियाली और ये इतना कोई खास नहीं है। फिर भी आप ध्यान रख लेना, 6 अन्य पहल भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। प्रवासी राजस्थान दिवस समझ में आया आपके? आया या नहीं आया? ये आप देख लेना, मैं स्लाइड में डलवा दूंगा, चीज़ें वही हैं, आप देख लेना एक बार बस। ठीक है, तो प्रवासी राजस्थान दिवस का आपको समझ में आ ही गया। अब है प्रवासी राजस्थानी नीति, जिसे हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी। नॉन रेजिडेंट क्या होता है, पहले तो ये समझो, फिर हम पॉलिसी समझेंगे। नॉन रेजिडेंट का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति तो पहले राजस्थान में निवास करता था, जो मूलभूत रूप से राजस्थान का है, या फिर उसके कोई पैतृक यहाँ पर रहते थे, जैसे बिरला है। अब बिरला की जो आपकी पीढ़ी है, वो 2-3 पीढ़ियों से वो मुंबई रह रहे हैं, कलकत्ता रह रहे हैं, मतलब आउट ऑफ राजस्थान रह रहे हैं। और उनकी अगर जड़ें देखें, उनके जो बूढ़े बड़के थे, वो कहाँ रहते थे? वो झुंझुनू में, पिलानी में रहते थे। इसी प्रकार से आपके जो शोभासरिया है, इसी प्रकार आपके जो है पीरामल है, इसी प्रकार पौदार है। तो ये सब जो महान महान हस्ती हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपके कहाँ के हैं? वो राजस्थान के हैं। और वो बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए बाहर शिफ्ट हो गए। ऐसे लोगों को यहाँ पर क्या कहा गया है? प्रवासी राजस्थानी कहा गया है, या नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कहा गया है। ये चीज़ें समझ में आई। अब ऐसे लोगों के लिए क्या किया है? ऐसे लोगों के लिए हमने एक पॉलिसी का जो है वो घोषणा की है, जिसको आपको ध्यान रखना है। नोडल एजेंसी कौन है? मतलब इस पॉलिसी के अंदर जो भी हम प्रावधान करेंगे, उनको मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? राजस्थान फाउंडेशन करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक नया विभाग भी बनाया जाएगा, जो कि कौन सा होगा? प्रवासी राजस्थानी विभाग। प्रवासी राजस्थानी विभाग यहाँ पर रहने वाला है। आ गई बात समझ में? आ रही या नहीं आ रही? चले फिर। इसमें ध्यान रखना है आपको, 5 इस नीति के स्तंभ बनाए गए हैं। 5 ये जो स्तंभ है, ये आपको ABCDE ऐसे ध्यान रख लेना है। ए से लेकर ई तक ध्यान रखना है। ए का क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट करना, मतलब जो प्रावधान हमने किए हैं वो राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से हम एक्सेलरेट करेंगे। मतलब अगर हमने कहा है कि भैया हम प्रवासी राजस्थानियों को अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इतनी छूट देने वाले हैं, तो वो छूट एक्चुअल में उनको मिले, वो डिस्काउंट एक्चुअल में उनको मिले, वो फायदे उनको मिले, इसके लिए हम एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। इसके अलावा, डिपार्टमेंट के अलावा, NRR मतलब नॉन रेजिडेंट राजस्थानी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेल की स्थापना यहाँ पर करने वाले हैं अलग से। ठीक है, उसका काम ही क्या होगा कि वो यहाँ पर जो है वो उनको कनेक्ट करने का काम करेगी, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका काम यहाँ पर करने वाले हैं। बी का क्या है? ब्रिज। ब्रिज का मतलब है एक दूसरे को यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे। डिजिटल NRR कनेक्ट एक पहल चलाई जाएगी, और ग्लोबल यूथ कनेक्ट की पहल चलाई जाएगी। दो पहल हैं, एक तो डिजिटल NRR कनेक्ट और एक ग्लोबल यूथ कनेक्ट। इन दोनों को यहाँ पर क्या किया जाएगा? स्टार्ट किया जाएगा, डिजिटली रूप से जोड़ा जाए। देखो एक बात बताओ, जैसे बिरला ग्रुप के जो CEO हैं, वो यहाँ पर तो नहीं आ सकते, पर उनको हम डिजिटल माध्यम से जोड़ सकते हैं। उनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं कि भैया क्या हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, कौन सी नई योजनाएं डिक्लेयर की जा रही हैं, क्या क्या सब्सिडियां उनके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, तो उनको पता रहेगा वहाँ पर। अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो यहाँ पर करेंगे। ए का एक्सिलरेट हो गया, बी का ब्रिज हो गया, सी का हो गया कि हम सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट क्या करेंगे? एक तो 10 दिसंबर को हम कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मना रहे हैं। उस समय हम जो भी हमारी महान विभूतियां राजस्थान की हैं, उनको सम्मानित करने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेट हो गया। डी का हो गया ड्राइव। ड्राइव का मतलब है कि विकास में अब हमने इतना कुछ कर दिया, तो आप भागीदारी दो, आप इन्वेस्टमेंट यहां पर करो। ठीक है, और ई का मतलब है एंश्योर। एंश्योर किस लिए? कि हम यहां पर आपकी पूरी सहायता करने वाले हैं। राज्य सरकार जो है वो पूरे तरीके से आपके लिए कर्तव्यबद्ध है, और आपकी तरफ से कोई भी शिकायत होती है, वैसे तो हम शिकायत का मौका देने वाले नहीं है, पर फिर भी अगर आपको कोई शिकायत होती है तो उस शिकायत के लिए हम क्या करेंगे? आपका निवारण करेंगे, है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी चीजें जो है वो आपसे फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है। जैसे अब मैं ये बोल दूं कि NRR पॉलिसी के जो 5 स्तंभ है, उसमें ई संबंध रखता है। ई का फुल फॉर्म क्या है?
ए का एक्सलेट, बी का ब्रिज, सी का सेलिब्रेट, डी का क्या हो गया ड्राइव, ई का हो गया इंश्योर। आ गई बात समझ में? ये ही 5 यहाँ पर जो स्तंभ इसके रहने वाले हैं। ठीक है, चले। इसके अलावा क्या प्रावधान क्या क्या आगे, जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, जन सुनवाई अधिनियम के तहत राजस्थान पोर्टल की स्थापना की गई थी, स्टार्ट किया गया था। और इस राजस्थान संपर्क पोर्टल के अंदर ध्यान रखना है, एक अलग से एनआरआर के लिए समर्पित टैब होगा। ठीक है, जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा जिसे हम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बोलेंगे। इसकी नियुक्ति आपको ध्यान रखना है जिला कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। प्रत्येक सीजन के अंदर, जब भी पीक सीजन होगा ना, जैसे मान लो आमेर का है, तो आमेर का जो सीजन है वो बारिश के टाइम होता है, जो हमारा पीक सीजन होता है टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए, उस समय इस जो कमेटी है इसके द्वारा प्रत्येक 1 महीने में एक मीटिंग करनी होगी। प्रत्येक 1 महीने में क्या करना होगा, एक मीटिंग करनी होगी। यह जो नीति है ये आपको ध्यान रखना, कनेक्ट, कोलैबोरेट और कंट्रीब्यूट की अवधारणा पे काम करती है। कनेक्ट का मतलब है कि जो प्रवासी बाहर गए हैं, जो प्रवासी बाहर हैं राजस्थान के, उनको कनेक्ट करो, उनसे संपर्क करो। संपर्क करने के बाद में उनके साथ में गठबंधन करो, कोलेब करो। कोलेब का मतलब है एक दूसरे के साथ में जुड़ जाओ। जुड़ने के बाद में ध्यान रखना, उनको ये चुपके से कह दो कि भैया छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दो 100-200 करोड़ रुपए का। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है। एनआरआर पॉलिसी समझ में आई या नहीं आई? अब एनआरआर पॉलिसी का हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, एक नवाचार दिवस भी जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था, स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। नवाचार दिवस या स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ किया गया है। ध्यान रखना, सेम वही है, अपना जयपुर में किया गया है। कब किया गया? तो 12 दिसंबर 2025 को किया गया। कब किया गया? 12 दिसंबर 2025 को किया गया। अगर आप अखबार वाली कटिंग देखोगे, वैसे तो ये चीज़ें आपके नोट्स में शामिल कर ही दी हैं, फिर भी थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा आपको ना? हाँ, तो हम वैसे देख लेते हैं कि भी कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री साहब मुख्य अतिथि थे। इन्होंने 333 नए चयनित स्टार्टअप को, स्टार्टअप का मतलब है जो नए स्टार्ट हुए हैं बिजनेस, उनको 10.79 करोड़ की फंडिंग की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना डाटा की, 333 नए स्टार्टअप्स को कितनी फंडिंग यहाँ पर दी गई थी, तो 10 करोड़ और 79 लाख रुपए की फंडिंग यहाँ पर दी गई है। मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि कब इसका आयोजन हुआ था कॉन्क्लेव का, तो 12 दिसंबर 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ? तो जयपुर के अंदर हुआ है। आगे बात समझ में? इसके अलावा क्या क्या किया गया है यहाँ पर, तो राजस्थान डिजी फेस्ट का टीजर जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब ये डिजी फेस्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? 2025 का जो साल था वो सहकारी वर्ष था। 2025 का जो साल था वो कोऑपरेटिव ईयर के रूप से डिक्लेयर किया गया था। आजीविका के द्वारा जितने भी प्रोग्राम हुए, जितने भी एमओयू हुए, जितने भी नवाचार हुए, उन सभी के क्वेश्चन आरपीएससी ने दबा दबा के पूछे थे। उन सभी के क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने दबा दबा के पूछे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप केंद्र सरकार की बात करोगे, अगर आप राज्य सरकार की बात करोगे, तो 2026 में एक ही कंसंट्रेशन वहां पर रहने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात करेंगे। तो अब आने वाले 1 साल में जितने भी एग्जाम होंगे, उन सभी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जितने भी प्रयास कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, जितने भी प्रयास ब्लॉक चेन के लिए किए जा रहे हैं, जितने भी प्रयास मशीन लर्निंग के बारे में किए जा रहे हैं, उन सभी के क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला आयोजन फरवरी में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार कर रही है तो राज्य सरकार कैसे पीछे रह जाएगी? राज्य सरकार ने क्या किया कि भैया हमने राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन करवा दिया। कब करवाया? तो आपको ध्यान रखना है 4 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक की है। 4 से लेकर, केंद्र सरकार तो फरवरी में करवाएगी, हम यहाँ पर जनवरी में ही करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? राजस्थान का डिजी फेस्ट करवा रहे हैं। अब उसका जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस जो आपका स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुआ था, यहाँ इसका टीजर किया, लॉन्च किया गया, मतलब पोस्टर वगैरह लॉन्च कर दिए इसके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम आज पढ़ रहे हैं तो इसका आयोजन हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें थीम क्या होगी इसकी? राजस्थान डिजी फेस्ट की थीम क्या है? सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप इन द एआई एज। मतलब सतत रूप से एंटरप्रेन्योरशिप हम कर दें, किसकी, मतलब किस टाइम पीरियड में? एआई की जनरेशन के अंदर, एआई का जो समय चल रहा है उसमें हम सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। और क्या ध्यान रखना है? हमें इनोवेशन करने हैं। हमें जो है वो उस इनोवेशन का इम्पैक्ट समाज पे कैसा पड़े, सकारात्मक, उसका ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है इंक्लूजन का। इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया? समावेशन, सभी को शामिल करते हुए चल रहा है। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ में हम राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 4 से लेकर 6 जनवरी तक कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो जयपुर में कर रहे हैं। आगे बात समझ में? चलें आगे। ठीक है।
आयोजक कौन है? तो आयोजक ध्यान रखना है, एक तो डू आईटीसी विभाग है। डू आईटीसी का मतलब है कि जितने भी आपके सूचना संबंधी बात होते हैं, ऑनलाइन चीजों से संबंधित बात होता है, उसके लिए एक राज्य सरकार के स्तर पर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है डू आईटीसी। अब ये डिपार्टमेंट इसका आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा आई स्टार्ट पोर्टल है, आई स्टार्ट पोर्टल जो है वो इसका आयोजन कर रहा है, और एक टाई राजस्थान नाम करके फाउंडेशन है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसके आयोजक कितने हैं? इसके आयोजक 3 हैं, जिसमें से आपका पहला जो है वो डीआईटीसी विभाग हो गया, दूसरा जो है आई स्टार्ट हो गया, और तीसरा जो है वो आपका टाई हो गया, टाई राजस्थान है। ठीक है, आई स्टार्टअप का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अक्टूबर महीने में भी इसके काफी चर्चा में रहा था। उसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर में रहा ही है, नवंबर में और दिसंबर में 2 महीने ये मुख्य रूप से चर्चा में रहा है। तो एक बार आई स्टार्ट पोर्टल देख लें क्या? आई स्टार्ट पोर्टल करता क्या है? जो कि स्टार्टअप होते हैं, जो भी आपके स्टार्टअप्स होते हैं, उन स्टार्टअप्स को क्या करता है? एक ग्राउंड प्रदान करने का काम करता है। अगर आप गूगल में जाकर आई स्टार्ट को सर्च करोगे तो आपको ये पोर्टल मिलेगा। दिख रहा है क्या यहाँ पर? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये एक क्वेश्चन और आ गया, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आर्मी डे परेड कब हो रही है? 15 तारीख को हो रही है। कहाँ हो रही है? जयपुर में हो रही है। आ गया ना एक क्वेश्चन खोलते ही, को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये एक आई स्टार्टअप पोर्टल है। अब इसमें क्या होगा? इसमें स्टार्टअप्स के लिए एक जगह पे चीज़ें मिल जाएंगी। कौन सी? तो पॉलिसी आपके लिए। ठीक है, अगर आप नया स्टार्टअप बना करना चाह रहे हैं, कोई नवाचार आप उद्यम के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सरकार आपको किस प्रकार हेल्प कर सकती है, सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपको उपलब्ध रहेंगी, उन सभी की जानकारी यहाँ रहेगी। उन स्टार्टअप्स का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर रहेगा। मतलब कुल मिलाकर जो लाल फीताशाही है, जो लेटेंसी सरकार के स्तर पर चलती है, या कहते हैं ना कि वो सरकारी काम है यार यहीं चालो, वो चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर नहीं रहेंगी। इसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको अगर पॉलिसी का पता करना है तो देखो यहाँ पर पॉलिसी आ गई, 2022 की पॉलिसी है, 21 की पॉलिसी है, 19 की पॉलिसी। अब 22 की पॉलिसी में हम देखो, राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी आपके सामने आ गई, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम आपके सामने आ गई, राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम आपके सामने आ गई। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी है। ये सारी की सारी पॉलिसी आपके सामने आ गई। इसी प्रकार अगर आप बेनिफिट देखना चाहते हो, इस प्रकार फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब आपको सरकार के द्वारा अगर कोई इंसेंटिव दिया जाता है, अगर कुछ सहायता दी जाती है, तो वो आपको यहाँ पर दिख रही है। मेंटोरशिप अगर आपको चाहिए कि किस प्रकार से मैं यहाँ पर नवाचार करूँ, नए स्टार्टअप स्थापित करूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आई स्टार्टअप का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक पोर्टल आपको उपलब्ध कराया गया है, और उस पोर्टल के अंदर आपको संपूर्ण जानकारियां जो राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं, ऑथेंटिक है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर महीने में जब सरकार के 2 साल हुए, तो उस समय कुछ डाटा रिलीज किए गए थे आई स्टार्टअप पोर्टल को लेकर। जैसे अब यहाँ पर तो है आपको 7447 दिख रहे हैं, पर उस समय जो डाटा हुए थे वो आपको मैं बता देता हूँ। आई स्टार्टअप जो है वो आपका इसके अंदर ये कहा, अब देखो लेटेस्ट जो मैंने आपको दिखा दिया कि अभी जो साइट पर आपके दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं? 7400। वापस से देख ले, ये रहे। टोटल स्टार्टअप की बात करें, रजिस्टर्ड जो टोटल स्टार्टअप है राजस्थान में वो कितने हैं? 7447 है। आज की तारीख में कितने हैं? 7447 है। परंतु अगर दिसंबर की बात करें, दोनों आपको ध्यान में रखना है, दिसंबर में आपके पास में टोटल स्टार्टअप कितने थे? तो 7200 थे। कितने थे टोटल रजिस्टर्ड आपके स्टार्टअप्स हैं? 7200। उसमें से महिलाओं के स्टार्टअप कितने हैं? 2600 हैं। मतलब ऐसे स्टार्टअप जो महिलाओं द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, वो कितने हैं? 2600 हैं। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा 288 किए गए हैं, और कुल 42,500 हमने नए रोजगार सृजन किए। आगे बात समझ में? अब क्योंकि हम आई स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक स्टार्टअप से संबंधित एक प्रोग्राम राज्य सरकार का और है, जिसे हम बोलते हैं क्यूरेट प्रोग्राम। क्यूरेट प्रोग्राम पूरे देश भर में अपने आप में पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि स्टार्टअप्स को रेटिंग देने का काम करता है। क्या काम करता है? स्टार्टअप को रेटिंग देने का काम करता है। तो ये एक आपको ध्यान रख लेना है कि जितने भी स्टार्टअप यहाँ पर काम करते हैं, उनमें से कौन सा सबसे बेहतर कर रहा है, कौन सा किस क्षेत्र में सबसे शानदार प्रदर्शन कर रहा है, उनकी रेटिंग किसके माध्यम से दी जाती है? क्यूरेट प्रोग्राम के माध्यम से दी जाती है। आगे बात समझ में? चलें आगे। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है, एआई की हम बात कर रहे थे, तो ध्यान रखना एक केंद्र सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाया गया है, सभागार। क्या चलाया गया है? सभागार। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भैया इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? तो इसका इनॉग्रेशन 14 अगस्त 2025 को हुआ। काम क्या करता है? काम ये करता है कि भैया जितनी भी कार्रवाई एक पंचायत में होती है, जितनी भी कार्रवाई एक ग्राम पंचायत स्तर पे होती है, मीटिंग हो गई, कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर भी बनाया जा रहा है, कोई भी काम वहाँ पर कराया जा रहा है, कोई भी बजट पास किया जा रहा है, वो सारे के सारे लेखा जोखा ऑनलाइन हो जाएंगे।
किसके माध्यम से होंगे? सभागार के माध्यम से हो जाएंगे। तो एक तो पारदर्शिता तो आ ही जाएगी। एक जो है वो कोई व्यक्ति अगर ये जाके पूछना चाहता है कि भैया मेरी ग्राम पंचायत में कौन सा काम हो रहा है, इस सड़क के ऊपर कितना बजट शामिल किया गया है, 19 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? सभागार से मिलेगी, सभासार से मिलेगी। किस पर आधारित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब अगर कुछ चीजें देखें तो ध्यान रखना है कि 2025 में इसका 14 अगस्त को इनोग्रेशन हुआ था। ग्राम पंचायतों की जितनी भी बैठक हैं उनके डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया कि 3 दिसंबर तक देश की लगभग 92,376 ग्राम पंचायतों ने इसका उपयोग शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये कहा गया कि त्रिपुरा के अंदर पायलट प्रोजेक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब महत्वपूर्ण क्या है कि राजस्थान का जो है इसमें 14वां स्थान है। राजस्थान का क्या है? इसमें 14वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? सभासार। आगे बात समझ में? चले आगे। नेक्स्ट है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति है। इसको लॉन्च जो है वो 24 दिसंबर को किया गया था। मंडावा से किया गया। मंडावा जो है अपने आप में एक आप ये मानिए कि फिल्म प्रोडक्शन के लिए, फिल्म की शूटिंग के लिए अच्छा स्पॉट है। आपकी बजरंगी भाईजान है, पीके है, और इसके अलावा भी कई अन्य मूवियाँ हैं जिनका यहाँ पर जो है शूटिंग हुई है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान का सेटअप चाहिए होता ना कि पाकिस्तान के से मकान दिखाने हैं, तो इसलिए सिंध के मकान दिखाने हैं, तो इसके लिए मंडावा का उपयोग बहुत मतलब बेहतर तरीके से किया जाता है और किया जाता रहा है। ठीक है। तो 24 दिसंबर 2025 को हमारे यहाँ पर फोटो में दिख रहे होंगे मुख्यमंत्री साहब हैं, पर्यटन मंत्री है या फिर उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी हैं, राजेंद्र जी राठौड़ है, और अविनाश जी गहलोत हैं जो कि झुंझुनू के अंदर जिला प्रभारी हैं, सरकार जिला प्रभारी मंत्री हैं, है ना। हरलाल जी खर्रा है, सुमित गोदारा है। तो ये मंत्री आपके दिख रहे हैं। इन्होंने मंडावा के अंदर इस स्कीम का या इस पॉलिसी का जो है वो क्या किया है? लॉन्च किया है, इनोग्रेशन किया है। डिटेल से हम पढ़ेंगे और सरकार के ऑफिशियल डाटा से पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो देखो अगर इसकी ड्राफ्टिंग अगर आप देखोगे ना, राज्य सरकार द्वारा इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है। ये आप जो किताब दिख रहे हो, ये किताब मेरे पास में है। मैं जो ऑफिशियल आपके डॉक्यूमेंट है वो लेके आया था। तो इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, बहुत बड़ी मोटी किताब दे रखी है। पर जब आप इसको सूजत से पढ़ोगे तो वो आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्रिस्प मैटर दे रखा है। तो सूजत से हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, पढ़े। हालांकि आपको जो है वो नोट्स में ये उपलब्ध हो ही जाएगी, तो पढ़ने वाला फॉर्मेट में हो जाएगा, पर हम यहाँ पर सूजस में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 24 तारीख को है, तो 24 को हम देखें एक बार। ये रहा। तो शेखावाटी में 2-3 प्रोग्राम हुए थे, तो उन्हीं प्रोग्रामों के अंदर आपकी जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है इसको जारी किया गया था। मैंने आपको बता दिया भाई 24 तारीख को ये जारी हुई है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि भैया इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए। प्रावधान के लिए हम क्या है, सूजस का ई बुलेटिन देखेंगे। कौन सा है? 24 तारीख का है। देख ले, करें स्टार्ट। दिख तो रहा है ना आपको? थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी है अभी भी। हाँ ठीक है। सबसे पहली बात, इसको जो है लॉन्च कब किया गया? तो 24 दिसंबर 2025 को किया गया था। पहली बात। दूसरी बात, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहली बात यह कहा गया कि 3 ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि फिल्म या ड्रामा सिखाने का, नाटक सिखाने का काम करते हैं, जिसमें एक तो आपका एनएसडी है जो कि दिल्ली के अंदर है। एनएसडी कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। उसके बाद में ये कहा गया कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। तो एक तो पुणे का, कोलकाता, और एक आपकी एनएसडी दिल्ली। इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट जो राजस्थान से संबंधित हैं और जो फिल्म सीखने का, नाटक सीखने का, अभिनय सीखने का काम कर रहे हैं, उनको ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 10 स्टूडेंट को हम छटनी करने वाले हैं, और उन्हें हम क्या करेंगे? 10 छात्रों को 10 छात्रों को अधिकतम 50,000 रुपए की ट्यूशन फीस देंगे। मतलब 50,000 रुपए तक हम ट्यूशन फीस देने वाले हैं। आगे बात समझ में? उसके अलावा क्या करेंगे? 5,000 रुपए प्रति माह तक या 100% स्टाइपेंड देने वाले हैं। ठीक है। तो ट्यूशन फीस और स्टाइपेंड, स्टाइपेंड कितना है? 5,000 रुपए का। ट्यूशन फीस कितनी है? 50,000 रुपए की। ये तो हम स्कॉलरशिप देंगे इस फिल्म के तहत। और क्या कहा गया है? और ये कहा गया कि भैया जितनी भी लोकेशन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो अधिकतम 5 दिन के लिए, जैसे अगर आपको मंडावा के अंदर किसी भी हवेली की या फिर कोई भी लोकेशन आपको इस्तेमाल करनी है
है ना। मान लो कि मंडावा का कोई पार्क इस्तेमाल करना है, अब वो पार्क किसके अंदर आता है, मंडावा की नगर पालिका के अंदर आता है, नगर पालिका के अधीन आता है। तो वहां पर हम आपको 100% छूट देने वाले हैं। कितने दिनों के लिए? अधिकतम 5 दिन के लिए। अधिकतम 5 दिन के लिए आप उसका इस्तेमाल करो बढ़िया तरीके से, कोई खर्चा पानी नहीं दिया जाएगा, वैसे लगता है फिल्म शूटिंग वगैरह करने का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और क्या कहा गया? और ये कहा गया कि यदि आपने राजस्थान के अंदर कोई भी फिल्म बनाई है, राजस्थान के अंदर अगर आपने शूटिंग की है और उस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई पुरस्कार जीत लिया है, इंटरनेशनल पर जीता है, तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक क्या करेंगे, इनाम देने वाले हैं। आ गई बात समझ में? इसके अलावा क्या कहा गया, अगर राष्ट्रीय पुरस्कार कोई जीतती है, जैसे आईफा वगैरह हो गया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर अगर जीतती है तो 50 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंसेंटिव हम यहाँ पर देने का काम करेंगे। तो इंटरनेशनल पर कितने हैं, 1 करोड़ रुपए हैं। नेशनल लेवल पर कितने हैं, 50 लाख रुपए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि फिल्मों से संबंधित हमने एक आईफा अवार्ड भी अभी जयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज कराया था 2025 में। ठीक है, तो बहुत शानदार प्रयास इस क्षेत्र में चल रहे हैं। आगे बात समझ में? फिर हमें ध्यान रखना है और क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये कहा गया कि भैया राजस्थान के अंदर फिल्म डायरेक्टरी और ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। क्या किया जाएगा? एक तो ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें क्या होगा, इसमें कोई भी निर्माता, प्रोड्यूसर हैं, कोई भी डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं, तकनीशियन हैं, संगीतकार हैं, कोरियोग्राफर हैं, इन सभी की लिस्ट हम उपलब्ध करवा देंगे। जैसे अगर सलमान खान को ये लगता है कि हम जाके राजस्थान में फिल्म शूटिंग करें, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर, राजा मौली साहब हैं और उनको यूं लगता है कि यार मजा के और राजस्थान में फिल्म शूटिंग करो, तो ये एक लिस्ट उपलब्ध रहेगी, एक पोर्टल रहेगा, उसमें सारी जानकारी रहेंगी। अगर आपको शूटिंग करनी है तो हमारे जो कलाकार उपलब्ध हैं उनसे भी आप काम करवा सकते हो। हमारे जो टेक्नीशियन हैं, हमारे जो लाइटमैन हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं, उनसे भी आप यहाँ पर शूटिंग करवा सकते हो। आगे बात समझ में? उसके अलावा एक क्या करेंगे, डायरेक्टरी हम बना देंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया है कि भैया जितना भी हम सब ये करने वाले हैं ना, जितने भी आपको सब्सिडी देने वाले हैं, उसमें ये कहा गया है कि आपको हमें मेंशन करना होगा। जैसे अगर आप गंगा जल फिल्म देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो पीके, अगर आप देख रहे हो बजरंगी भाईजान, तो उसमें आपको ये लिखा हुआ आएगा कई बार। आप अगर ये जो आपकी फेमस वेब सीरीज है ना, नाम भूल गया, गुड्डू भैया वाली, नाम भूल गया यार मैं ना, तो आपको जो कालीन भैया, गुड्डू भैया वाले, तो उसमें ध्यान रखना है, उनको नीचे एक आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा कि स्पेशल थैंक्स टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या फिर मध्य प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट, है ना, यूपी टूरिस्ट डिपार्टमेंट। ठीक इसी प्रकार ये कहा गया कि ये जितनी भी सब्सिडी है, जितने भी इंसेंटिव आपको दिए जाएंगे, जितने भी फायदे आपको इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं, वो तभी दिए जाएंगे जब आप क्या करोगे, राज्य सरकार को, एक तो स्टेट गवर्नमेंट को, और एक जो है पर्यटन विभाग को अनिवार्य रूप से आपको श्रेय देना होगा। उसमें जो नाम चलते हैं ना कि कौन कलाकार है, कोई एक्ट्रेस है, एक्टर है, सपोर्टिंग डायरेक्टर कौन है, तो उसमें आपको ये देना होगा, स्पेशल थैंक्स टू राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पेशल थैंक्स टू राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट। आ गई बात समझ में? तभी आपको ये सब्सिडी मिलेगी। भैया नाम लिखो हमारा, तभी देंगे। ठीक है, जितनी भी फिल्में हैं उनमें आपको ध्यान रखना है, बना के रखनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गए और जाकर आपने अपनी रख के छोड़ दी। इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसका प्रसारण होना चाहिए बाकायदा। और प्रसारण किस प्रकार से हो, कितनी कितनी स्क्रीन होनी चाहिए। तो यहाँ कहा गया कि अगर आप हिंदी फिल्म कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, हिंदी फिल्म कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कम से कम 200 स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मतलब 200 जगह उसका प्रसारण होना चाहिए। अगर राजस्थानी की बात कर रहे हो तो राजस्थान वाले में हम छूट देंगे भैया, 25 सफिशियंट है, बहुत है। उसके अलावा क्या कहा गया कि अन्य जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे अगर कोई साउथ की शूटिंग हो रही है तो उनकी 100 की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तो हिंदी की 200, राजस्थानी की 25, और इधर आपके जो है वो अन्य भाषाओं की 100 होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा गया, राजस्थान की जो लोकेशन है, उस लोकेशन को टोटल फिल्म के अंदर, अगर आप टोटल फिल्म के अंदर अगर आप 5 से लेकर 15% तक शो कर रहे हो, कितने प्रतिशत तक शो कर रहे हो, 5 से लेकर 15% तक शो कर रहे हो, तो हम आपको सब्सिडी कितनी देंगे, तो हम आपको सब्सिडी 10% देंगे। कितनी देंगे? 10% देंगे। तो 5 से लेकर 15% तक अगर आप कर रहे हो तो 10% हम सब्सिडी देने वाले हैं। कैसे? अब इसको समझो। देखो, अगर आपने पीके फिल्म देखी है, अगर आपने बजरंगी भाईजान फिल्म देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पोर्शन जो है वो राजस्थान का दिखाया गया है। बजरंगी भाईजान में तो बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान वाले जो सीन थे वो भी यहाँ पे ही शूट हुए थे, मंडावा में। मंडावा वाले, राजस्थान वाले तो थे ही। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पूरी फिल्म का तो 5 से 15% राजस्थान की चीजें दिखाते हो ना, राजस्थान की लोकेशन पे शूट करते हो और उनको फिल्म में दिखाते भी हो, ऐसा नहीं है शूट करके कट कर दिया ना। एक्चुअल में जो प्रिंट आउट आएगा, जो प्रिंट आएगा फिल्म का, उसमें आपको ध्यान रखना है कि 15% तक अगर वहां पर
राजस्थान की शूटिंग दिखाई गई है तो हम 10% इंसेंटिव देने वाले हैं। ठीक है, सब्सिडी देने वाले हैं। अगर आपका जो है वो 16 से 30% है, 16 से 30% है, तो ये सब्सिडी बढ़ के हम कितनी करा देंगे, 20% करा देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये कहा गया है कि इससे ज़्यादा 30% से ज़्यादा की स्क्रीन टाइम अगर हमारे राजस्थान का है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अधिकतम 30% सब्सिडी देंगे। तो ये कितना हो गया, मैक्सिमम। आपको ध्यान रखना है फिल्म जो पर्यटन नीति है उसके तहत मैक्सिमम कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, तो मैक्सिमम जो है वो 30% अनुदान दिया जाएगा। आ गई बात समझ में, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि ये सारी की सारी सब्सिडी हम तब देंगे जब आप क्या करोगे, 50% शूटिंग जो है यहाँ पर राजस्थान में करने वाले हो। मतलब अगर आपने 300 दिन का शेड्यूल रखा है तो उसमें 150 दिन राजस्थान में शूट होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और क्या कहा गया है कि शूटिंग अगर आप 100% राजस्थान में करते हो तो ये जो प्रावधान है इनमें हम क्या करेंगे, 5% तक और बढ़ा देंगे। ये डाटा थोड़ा ध्यान रख लेना भैया, इसीलिए मैंने आपको मूल डॉक्यूमेंट से पढ़ाए। ठीक है, चलें वापस। इसका एक अगर स्क्रीनशॉट लो तो ठीक है, बाकी ये आपके अटैच तो कर ही दिए उसमें, तो पीपीटी है इसमें, ये अटैच हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, पीपीटी के अंदर धुंधला हो जाता है काम। तो इसमें क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय में मैंने आपको बता दिया 1 करोड़ और 50 लाख का है, और ये मैंने आपको बता दिया 50,000 और 5 लाख का स्टाइपेंड मिलता है वेब सीरीज, और उसके लिए 30% तक की सब्सिडी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। और क्या कहा गया कि भैया अगर आप सब्सिडी चाहते हो तो सब्सिडी के अंदर 30% या तो 30% या फिर आपका जो है वो अलग अलग, जैसे फिल्म के लिए अलग डिसाइड किया गया है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री के लिए और आपकी जो है वेब सीरीज के लिए अलग से डिसाइड किया गया है, और सीरियल के लिए अलग से डिसाइड किया गया है। क्या क्या डिसाइड किया है तो वो हम चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, ये कहा गया है कि सब्सिडी के अंदर आपको या तो 30% या फिर फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ या 30% जो भी चीज़ें हैं उनमें से एक प्रोवाइड होगी। वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ अधिकतम या फिर 30% अधिकतम वो मिलने वाला है। इसी प्रकार टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ रुपए मिलने वाला है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि न्यूनतम व्यय जो है वो कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम व्यय जो है वो 2 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, और टीवी सीरियल और बाकी चीज़ों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का अनिवार्य है। न्यूनतम का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर खर्च तो कर रहे हो 5,000 रुपये और सब्सिडी यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए की मांगने आ गए। आपका खर्चा होगा उसका परसेंटेज हम देंगे। आ गई बात समझ में। स्क्रीनिंग मैंने आपको बताई थी कि राजस्थानी के लिए 25 है, अन्य भाषाओं के लिए 100 है, और हिंदी के लिए यहाँ पर 200 रहने वाली है। ये 5 दिन का मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि 5 दिन के लिए अधिकतम हम क्या करेंगे, 100% आपको प्रतिपूर्ति देने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है 50% वाला, मैंने आपको बता ही दिया। ये चीज़ें सारी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी नीति आती है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब है कि शहर के आसपास में कोई एक ऐसा स्थान हम डिसाइड कर देंगे, और उस स्थान के अंदर हम जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं उनको समाहित करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर टीओडी का जो मतलब है ये है कि कोई एक स्थान हमने डिसाइड किया, इस जगह पर हम कॉमर्शियल जितनी भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं, उसी जगह पर हम जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक उसी स्थान पर हम जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो रेलवे के माध्यम से है, चाहे वो बस के माध्यम से है, चाहे वो मेट्रो के माध्यम से है, और जो रीजनल आपका जो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, आरआरटीएस चल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा फैलाव नहीं होगा शहर का। अब जैसे देखो, ये एक बिल्डिंग बना दी, बनाई या नहीं बनाई, यहाँ पर आपको मेट्रो की लाइन दिख रही है, दिख रही है ना। अब होगा क्या, इस बिल्डिंग में जैसे हमने नीचे के जो 5 या 6 फ्लोर है उनको हमने कॉमर्शियल बना दिया, मतलब वहां पर हमने दुकान बना दी, मॉल बना दिया, जो भी है। ऊपर हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर 15 फ्लोर ऐसे होंगे जहां रेजिडेंस होगा, मतलब इसी के ऊपर रह रहे हैं, नीचे मार्केट है। फायदा इससे क्या होता है, एक तो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुपया कम लगता है, ऊपर ही ऊपर बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेट्रो एक जगह पे कनेक्ट हो गई, होगा क्या, यहाँ पर मेट्रो लंबी चौड़ी नहीं फैलानी पड़ी। भैया एक बात बताओ, एक तो मेट्रो आप जो है वो 42 किलोमीटर में फैला रहे हो, एक आप मेट्रो 5 ही किलोमीटर में वहीं थोड़ी थोड़ घुमा रहे हो, खर्चा कम लगेगा ना, परिवहन का जो है वो कम होगा, साथ ही साथ पर्यावरण को इससे फायदा होगा। पर्यावरण को क्या फायदा होगा, आपको पास ही चीजें मिल रही हैं। यहाँ पर कोई आदमी रह रहा है, उसको अगर बाजार से सामान लेके आना, वो नीचे उतरेगा, सामान लेगा और वापस ऊपर चढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट उसने इस्तेमाल नहीं किया ना, उसने कोई मेट्रो इस्तेमाल नहीं की, उसने कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, पर्यावरण को फायदा हुआ नहीं हुआ।
इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टोड बोलते हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ठीक है, इस पूरी अवधारणा को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बोलते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई? इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए अब राजस्थान सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एक पॉलिसी लाई गई है जिसका अनुमोदन जो हमारी कैबिनेट है उसके द्वारा दिसंबर 2025 में किया गया है। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब इससे क्या होगा? शहरीकरण को बढ़ावा कम मिलेगा। होता क्या है, ये जैसे 25 मालों के अंदर या 25 जो आपके फ्लोर है उनके अंदर जो लोग रह रहे थे, अगर उन 25 को अगर हम धरती पे या फिर जमीन पे प्लॉट लेके करें तो काफी बड़ी संख्या के अंदर शहरीकरण फैल जाएगा। शहर का जो प्रचार प्रसार बाहर होने लग जाएगा। तो शहरीकरण को सीमित करने के लिए इस मॉडल को, इस अवधारणा को अपनाया जाता है। ठीक है। फायदे क्या है? तो वही है, स्मार्ट सिटी बनेगी। ठीक है, शहरों का निर्माण कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। क्यों होगा? जैसे मैंने बताया कि यहाँ का कोई आदमी है, उसको मॉल जाना है, वो नीचे आ गया और खत्म गाड़ी। अगर उसको फिल्म देखने जाना है, आया, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई और उसमें सारी कोचिंग संस्थान जो है वो हमने एक जगह पे डाल दी। ठीक है, बिल्डिंग हो सकता है, 2-3 बिल्डिंगों का ग्रुप हो सकता है। अब उससे क्या होगा? किसी बच्चे को जो कोचिंग करने जाना है वो यहाँ चला जाएगा। अगर ये वर्तमान में क्या हो रहा है, एक कोचिंग यहाँ पर है, एक कोचिंग यहाँ पर है, एक कोचिंग यहाँ पर है। अब वो आदमी क्या करता है? कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है। अब सारों को एक जगह कर दिया तो यहाँ से आया, कोचिंग करिए, घर पे चला गया। कार्बन उत्सर्जन कम हुआ ना? ठीक है। बाकी यही है कि समीप सघन शहरीकरण को बढ़ावा देना है। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा? मेट्रो वगैरह है, रेलवे है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इन स्टेशनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब ये कौन कौन से स्टेशन है? तो ध्यान रखना, कोई भी एक ऐसा स्टेशन जिसमें एक पीक आवर पे, मतलब जैसे अगर 9 से 5 का टाइम है, आप अगर दिल्ली गए हो ना तो आपने देखा होगा कि जो राजीव पार्क है उसमें आप देखना 9 से 5 वाला जो टाइम होता है ना, जैसे 9 बजे के आसपास और 5 बजे के आसपास, होता क्या है कि चारों तरफ से नोएडा वाले, गुड़गांव वाले, ये सारे ऑफिस छूटते हैं उस टाइम पे। इतना शानदार तरीके का क्राउड हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता अचानक से अगर कोई नया आदमी वहां पर घुस जाए तो। ऐसे स्टेशनों का इस्तेमाल किया गया और उन स्टेशनों के आसपास में ही वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ध्यान रखना, ऐसा स्टेशन है जिसमें एक दिशा में प्रति घंटा 5,000 या इससे अधिक यात्री सफर करते हैं, उन्हें हम टीओडी का नोड बना देंगे। क्या बनाएंगे? नोड बना देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि उस स्थान को हम क्या कर देंगे? सेंटर बना देंगे। उस स्थान को हम, स्टेशन को सेंटर या नोड बना देंगे और उसके आसपास में हम जितने भी टीओडी ये इस्तेमाल करेंगे, तो इस स्टेशन को हम क्या बोलते हैं? नोड। और इसके आसपास में 800 मीटर का जो स्थान होगा उसे हम क्या बोल देंगे? जोन बोल देंगे। ये चीज इस नीति के अंदर बताई गई है कि भैया जो स्टेशन होगा उसे हम नोड बोलेंगे और उसके 800 मीटर के दायरे में हम टीओडी जोन डिक्लेयर कर देंगे। बाकी यही है कि इससे फायदा क्या है? गैर मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और बुनियादी जो ढांचा है वो हमारा विकसित होगा। 2 मीटिंग हुई है कैबिनेट की, एक तो 3 तारीख को और एक 30 तारीख को। दोनों ही आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर कई जो है वो नए प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इसलिए। सबसे पहला प्रस्ताव क्या, कौन सा है? तो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश 2025, एक अध्यादेश लाया गया जिसका नाम है राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन। संशोधन किसमें? 11 पुराने कानूनों के अंदर। 11 पुराने कानूनों के अंदर जो है वो संशोधन किया गया। जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया जहां आवश्यकता थी। तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि इसके माध्यम से कितने प्रस्तावों को अनुमति मिली है, कितने कानून के अंदर संशोधन हुआ है? तो 11 कानून हुए। इंपॉर्टेंट। इसको मंजूरी अनुमोदन जो है वो 3 दिसंबर को हुआ था और राजपत्र में अधिसूचना जो है वो 12 दिसंबर को हुई है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसको क्यों किया गया, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, टैगलाइन कई बार पूछी जाती है, पहले भी पूछी गई है, वापस से संभावना बनती है। जिस हिसाब से आरपीएससी पैटर्न बना रही है यूपीएससी के आधारित, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इसको जो है वो ये प्रोग्राम क्यों बनाए गए हैं? तो न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम जनता का शासन हो, इसके लिए इसका जो है वो संशोधन किया गया। छोटे छोटे संशोधन है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे राजस्थान वन अधिनियम 1953 था, उसमें क्या कहा गया था कि अगर वन क्षेत्र है, सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र है और उसमें कोई भी व्यक्ति मवेशी चराता है तो उसे पहले क्या होता था? 6 महीने की जेल हो जाती थी। अब क्या कहा गया कि वो 6 महीने की जेल तो हमने हटा दी और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया केवल, कि भैया जुर्माना चुका दो, चलो ठीक है। एक बात बताओ यार, मैं ही जैसे कराने गया, पशु तो नासमझ होते हैं। अब वो बाउंड्री सीमा के अंदर चला गया तो मैं, मान लो मेरे को पता ही नहीं था, मैंने इंटेंशनली वो काम नहीं किया, पर पशु था, चला गया। ऐसी कंडीशन में अब मेरे को 6 महीने बैठा रहना पड़ेगा वहां पर।
ऐसे ही छोटे छोटे सुधार यहाँ पर किए गए हैं। कितने कानून में किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना 11 ऐसे कानून थे जिनमें सुधार किया गया है। आगे बात समझ में यहाँ तक, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को डिक्लेयर किया है। इसका फायदा जो है वो छोटे ई कॉमर्शियल जो भी संस्थान है, जो छोटे छोटे ऐसे संस्थान जिनके पास में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, उनको प्रमोशन किया जाएगा, उनका प्रमोशन किया जाएगा। करके उनके जो व्यापार हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लॉन्च की गई। इस प्रमोशन में ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं कम है। आप तो केवल इतना ध्यान रखना, दिसंबर 2025 में इसको अनुमोदन किया गया था, 3 दिसंबर 2025 को कैबिनेट मीटिंग के अंदर। नाम क्या है, तो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी है। बेसिकली यहाँ पर छोटे जो व्यापारी हैं, जो पूरी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उपलब्ध नहीं होती जिनको, उनको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रमोशन करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई। अब ये प्रमोशन करेंगे तो इसके लिए कुछ चेंजमेंट हमें करने पड़ेंगे, और उस चेंजमेंट को आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा अधिनियम है, तो राजस्थान दुकान वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम 1985 है। इसमें कुछ प्रावधानों के अंदर शिथिलता दी गई है, कुछ यहाँ पर जो है वो सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। कैसे कि अगर कोई आदमी इस नीति के तहत, इस पॉलिसी के तहत 1 करोड़ रुपए तक का अगर ऋण लेता है, तो उसे हम 6% तक का अनुदान देंगे। ब्याज के अंदर हम क्या करेंगे, 6% तक का हम अनुदान देने वाले हैं। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का हमसे ऋण ले रहे हो, तो हम ब्याज में 6% आपको छूट देने वाले हैं। अगर आप इसको कम करके बढ़ाकर 1 से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण देते हैं, तो हम 4% तक का ब्याज अनुदान आपको देने वाले हैं। तो 1 करोड़ तक हम 6% देंगे। अगर हम बात करें कि 1 से 2 करोड़ रुपए तक, तो फिर हम क्या करेंगे, 4% तक आपको अनुदान यहाँ पर देने वाले हैं। आगे बात समझ में, महिला, SC ST और दिव्यांग उद्यमियों के लिए इस पूरी प्रोसेस में 1% और अधिक दे देंगे। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए तक कितना है, 6% है। अगर यही ऋण 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक हो गया, तो हम कितना देंगे, 4% दे देंगे। ठीक है, और महिला, SC ST और दिव्यांग को हम क्या करेंगे, 1% अधिक छूट दे देंगे। आगे बात समझ में यहाँ तक। फिर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, यह नीति जो है वो हमारी जो पहली टूरिज्म पॉलिसी थी 2020 की, उसके अंदर क्या करने वाली है, उसको रिप्लेस करने वाली है। तो पहले अगर हम पूछें कि इससे पहले कौन सी नीति थी, तो 2020 की थी। अभी हाल फिलहाल में कौन सी हुई है, तो ध्यान रखना 2025 की हुई है। अनुमोदन जो है इसका, इसको जो कैबिनेट मिनिस्ट्री से अनुमोदन मिला है, वो 3 दिसंबर को मिला था। कब मिला, 3 दिसंबर। ठीक है, परंतु इसे जारी कब किया गया, प्रवासी दिवस के दिन। ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि NRR और हमारी जो पर्यटन पॉलिसी है, उन दोनों को लागू कब किया था, तो उन दोनों को जो है वो आपका जो प्रवासी राजस्थान दिवस है उस पर लॉन्च किया गया था। आगे बात समझ में, उद्देश्य क्या हो सकता है पर्यटन का, कि पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, और हमारे जो कला संस्कृति केंद्र है उनको बढ़ावा देना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कहा गया है कि निवेश को प्रोत्साहन देना है। किस मामले में, पर्यटन को लेकर, अवसंरचना मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। शौर्य सर्किट, जो तनोट माता वाला, जो लोंगेवाड़ा जो हमारा बॉर्डर है, उसको हम शौर्य सर्किट में शामिल करेंगे। और इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही 2 सर्किट और बनाने वाले हैं, जिसमें से एक तो जनजातीय सर्किट है, और एक जो है आपका धार्मिक सर्किट है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया कि जैसे सेज बनते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमी जोन, अगर आपने व्यापार वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि स्पेशल इकोनॉमी जोन सीतापुरा वगैरह ये बनते हैं। ठीक इसी प्रकार हम टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल टूरिज्म जोन STZ बनाएंगे। जैसे सेज बनाते थे, वैसे STZ बनाने की स्थापना करने की बात यहाँ पर की गई है। एक हम सिंगल कार्ड यहाँ पर बनाने वाले हैं। जितने भी पर्यटक राजस्थान में घूमने आते हैं, उनको जैसे मेट्रो का कार्ड खरीदना नहीं पड़े, उनको अगर मेट्रो की टिकट खरीदनी है, उनको अगर कैब करनी है, उनको अगर आमेर घूमना है तो वहाँ पर जो टिकट कटवानी है, उनको अगर उदयपुर में सिटी पैलेस घूमना है तो वहाँ पर अगर कोई टिकट कटानी है, ऐसे अलग अलग उनको कार्ड नहीं खरीदने पड़े, अलग अलग टिकट नहीं खरीदनी पड़े। उसके लिए हम एक सिंगल कार्ड बनाने वाले हैं, सिंगल कार्ड सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे होगा क्या, वो कार्ड देगा और डायरेक्ट एंट्री ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं, ऐसा कुछ इकोसिस्टम जो है वो हम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। तो 2 चीज़ें हमने बात की, स्पेशल टूरिज्म जोन यहाँ पर स्थापित होंगे, पर्यटन की सुविधा के लिए सिंगल कार्ड की स्टार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। और हम क्या करेंगे, राज्य स्तरीय स्टेट एनुअल टूरिज्म अवार्ड यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं। स्टेट एनुअल टूरिज्म अवार्ड यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है वो हम यहाँ पर देने वाले हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 1 मिनट रुकना भाई।
तो आ गई बात समझ में। और मैंने आपको बताया था सौर्य आपका जो है वो सौर्य सर्किट है, तो सौर्य सर्किट में आपको ध्यान रखना है, एक तो जैसलमेर का तनोट माता मंदिर शामिल किया जाएगा, एक लोंगे वाला का जो वार म्यूजियम है उसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या प्रावधान है आपको ध्यान रखना है और प्रावधानों के अंदर। हाँ, तो ये पिछोला लेक, चंबल रिवर फ्रंट और आना सागर झील आदि, यहाँ पर लाइट शो वगैरह साउंड सिस्टम है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। और परकोटे पर्यटन क्षेत्रों आदि के लिए हम क्या करेंगे, गाइडेड ई व्हीकल टूर स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया कि वन सिंगल कार्ड सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। होम स्टे और पेइंग गेस्ट सिस्टम को हम यहाँ पर बढ़ावा देने वाले हैं। ठीक है। अड़बूजी की जो पेनोरमा है उसको फलोदी में, और रेवासा धाम सीकर के अंदर हम पेनोरमा जो है वो डेवलप करेंगे। जनजातीय पर्यटक सर्किट होगा जिसमें त्रिपुरा सुंदरी आपकी बांसवाड़ा के अंदर है, मानगढ़ धाम आपका है ही, बेणेश्वर धाम है, सीता माता अभ्यारण्य है, ऋषभ देव जी है, गौतमेश्वर मंदिर है और मातृकुंडिया जो आपका स्थान है, इनको हम यहाँ पर किस में शामिल करने वाले हैं, जनजातीय पर्यटक सर्किट के अंदर शामिल करने वाले। बेसिकली जो टीएसपी एरिया के जितने भी हम मंदिर पढ़ते हैं, जितने भी हम मुख्य जो स्थान पड़ते हैं पर्यटक से संबंधित मेलों के अंदर भी, उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया। कौन कौन से हैं मेरे साथ में बोलो भाई। त्रिपुरा सुंदरीवाड़ा मंदिर है एक, तो एक मानगढ़ धाम है, एक आपका जो है बेणेश्वर धाम हो गया, इसके अलावा सीता माता अभ्यारण्य है, ऋषभ देव जी है, गौतमेश्वर है, मातृकुंडिया अभ्यारण्य। ठीक है। तो ये सारे के सारे किसमें शामिल है, जनजातीय पर्यटक सर्किट में। सौर्य सर्किट में कौन से थे, तो नोट माता थे, और एक आपका जो है वो लोंगे वाला बॉर्डर है वो थे। ठीक है। एडोप्ट ए टूरिज्म साइट, मतलब एक टूरिज्म साइट को आप एडोप्ट कर लो, जो अपने जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनसे ये कह देंगे कि भैया आमेर की देखभाल आप कर लो। ठीक है। या फिर जो है वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है उसको आप देखभाल कर लो। तो इस प्रकार से जो है वो किसी एक टूरिस्ट पैलेस को एडोप्ट करने के लिए हम एक योजना चलाएंगे। आ गई बात समझ में। थोड़ा सा इधर भी देख लेंगे। तो इसमें ये कहा गया है ब्लू पोट्री वगैरह इनको बढ़ावा देना है, बाड़मेर में, जोधपुर में आदि में फर्नीचर को बढ़ावा देना है, उदयपुर की जो मिनिएचर आर्ट है उसको बढ़ावा देना है, नाथद्वारा की पिछोई पेंटिंग को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये आपको, मतलब कुल मिला के टूरिस्ट को बढ़ावा देना है यहाँ पर। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्येक सीजन में आपको एक मीटिंग जरूर करनी है महीने में, और एक आपकी जो कमेटी बनाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर जो अध्यक्षता करेगा वो जिला कलेक्टर करेगा, और एक आपकी बनेगी पॉलिसी एग्जीक्यूशन यूनिट, PIU, पॉलिसी एग्जीक्यूशन यूनिट, PIU। उसको आपको ध्यान रखना है, अध्यक्षता कौन करेगा, निदेशक आयुक्त पर्यटन विभाग जो है उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, और ये राज्य स्तरीय जो कमेटी होगी उसको अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो जिला स्तर पर ये है, और PEU मतलब पॉलिसी एग्जीक्यूशन कमेटी है ना, या फिर यूनिट मान लो। तो PIU जो है इसका जो आपको ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, पर्यटन विभाग के निदेशक या फिर आयुक्त जो है वो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। 3 दिसंबर का हमने पढ़ लिया। 3 दिसंबर का आपको मैंने बताया कि एक तो पर्यटन पॉलिसी वाली है, एक आपकी जो है वो टोड वाली है, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी है। ये सारी की सारी जो है वो 3 तारीख को डिक्लेयर की गई थी। अब हम 30 तारीख का और देख लेते हैं। 30 तारीख को भी आपकी कैबिनेट मीटिंग हुई है, और इसीलिए मैं बता रहा था कि ये महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो स्क्रैपिंग नीति लॉन्च की गई है ना। स्क्रैपिंग नीति का मतलब ये हो गया कि यदि मान लो आपके पास में कोई पुराना व्हीकल है, आपके पास में कोई पुरानी मोटरसाइकिल पड़ी है, अब वो काम तो आ नहीं रही, अगर बाजार में बेचोगे तो उसको मतलब लोहे के भाव लेंगे, तोल के भाव लेंगे। ऐसी कंडीशन में सरकार ये कहती है कि आप उसको डिस्पोज करा दो। डिस्पोज से फायदा क्या होगा, एक तो अब मान लो उसमें लोहा ही है, केवल लोहा बचा है, पुरानी गाड़ी है 20-25 साल की। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसमें लोहा है, अब वो लोहा एटलीस्ट आपके घर में सड़ रहा है, गल रहा है, जंग लग रहा है, इससे अच्छा है कि किसी के काम आ जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा कहीं पे जाके। ऐसी कंडीशन में ये कहा गया कि अगर आप पुराना व्हीकल, कितने साल पुराना, तो 15 साल पुराना अगर आपके पास में व्हीकल है, 15 वर्ष पुराना अगर आपके पास में व्हीकल है, तो अगर आप उसे स्क्रैप करते हो, अगर आप उसे डिस्पोज करवाते हो, किससे, ऑथोराइज से, ऑथराइज्ड राज्य सरकार द्वारा जो सेंटर होंगे वहां पर अगर आप इसका स्क्रैप कराते हो, तो वो जो ऑथराइज्ड डीलर होगा वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा। वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट बना के देगा, और उस सर्टिफिकेट में ये आपकी पूरी जानकारियां मेंशन होगी। अब आपको फायदा क्या रहने वाला है कि जैसे ही आप कोई नया व्हीकल लेने जाते हो, जैसे मेरे पास में कोई 30 साल पुरानी मोटरसाइकिल पड़ी है, उसको मैं स्क्रैप करा के गया यहाँ पर,
स्क्रैप करा दिया, उसने मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया। अब होगा क्या, जैसे ही मेरे को अगर कोई नई मोटरसाइकिल लेनी है, नया कोई व्हीकल लेना है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मुझे 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, या तो 50%, या तो 50%, या फिर 1 लाख रुपए तक की छूट यहां पर मेरे को मिलने वाली है। आगे बात यहां तक समझ में? 15 वर्ष से पुराना व्हीकल होना चाहिए, स्क्रैपिंग होनी चाहिए, स्क्रैप करने के बाद में 1 लाख या 50,000 रुपए तक का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर छूट मिलने वाली है। फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई जो चेचिस नंबर है, वो जो सर्टिफिकेट होंगे उसको आपको 6 माह तक सेफ रखना है, और 6 माह बाद में उसको क्या करना है, आरटीओ को सबमिट कर देना है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर आपके पास में एआई एमएल, एमएल का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो एआई का तो सभी को पता है। एम एल का होता है मशीन लर्निंग, मशीन मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इसके लिए पॉलिसी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। कब की गई थी, तो मंजूरी जो है वो 30 तारीख को मिली है इसको। डीजी फेस्ट कब होगा, कहाँ होगा? 4 से 6 जनवरी को जयपुर के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान। इसमें क्या कहा गया है कि एआई से संबंधित अभी हो क्या रहा है कि एआई का इस्तेमाल अनसंटी हो रहा है। हर कोई किसी की फोटो का इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई किसी का वीडियो बना रहा है, किसी नेता का बन रहा है, किसी महिला का बन रहा है, बच्चे का बन रहा है। अब कुछ जो है वो सकारात्मक रूप से उपयोग कर रहे हैं, कुछ नकारात्मक रूप से उपयोग कर रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग हो, इसको जो है उसके रेगुलेटरी नॉर्म्स बने, इसके लिए राजस्थान द्वारा एआई एमएल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। इसमें यह कहा गया कि एआई से जुड़े साइबर जो अपराध हैं उनकी रिपोर्टिंग और उनका समाधान का प्रावधान यहाँ पर होने वाला है। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कहा गया कि प्रत्येक विभाग में एक एआई नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि एआई से संबंधित जितने भी प्रकरण होंगे उनकी जांच करना, उनके बारे में सुनवाई करना, उनका निष्पादन करना, उसके बारे में काम करेगा। ठीक है, और स्कूल, आईटीआई कॉलेज हैं, उन सभी के अंदर एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपको मैंने बताया कि स्कूली शिक्षा में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल खूब तरीके से हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 30 तारीख को एक चीज़ का और किया गया है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनोवेशन 2025 योजना को मंजूरी मिली है। अब इसका इस्तेमाल क्यों और कब किया जाएगा? देखो, एक वाउचर मिलेगा। होता क्या है कि अगर आप कार्बन उत्सर्जन को कम करते हो या ग्रीनरी को, पर्यावरण को बढ़ावा देने का काम करते हो, ऐसी कंडीशन में सरकार ये कहती है कि हम आपको ग्रीन वाउचर देंगे। ग्रीन वाउचर का इस्तेमाल आप क्या करोगे, जब आप कोई भी सब्सिडी का इस्तेमाल करते हो, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको वहाँ पर छूट मिल जाएगी। जैसे आप ये कहोगे कि नहीं भाई, आप किसी स्टोर में गए, किसी दुकान पे गए, आपको ने ये कहा कि 30,000 रुपये की अगर आप शॉपिंग करोगे तो हम आपको वाउचर दे देंगे, इसका इस्तेमाल आप बिलिंग के टाइम पे कर लेना। ठीक इसी प्रकार ऐसा ही एक ग्रीन वाउचर स्कीम जो है वो अपनी केंद्र सरकार द्वारा भी चलाई गई है। थोड़ा सा पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं कि ग्रीन वाउचर क्रेडिट प्रोग्राम होता क्या है। इसका ध्यान रखना कि हमारी जो COP 28 है, COP 28 है, इसके अंदर दिसंबर 2033 में सबसे पहले इसकी चर्चा हुई थी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है प्रमुख रूप से 7, अब तो इनको 8 कर दिया है। 8 कार्य, कौन कौन से कार्य होंगे? तो 8 कार्य कौन से होंगे? जैसे आपने पर्यावरण अनुकूल कोई काम किया है, वृक्षारोपण अगर आपने किया है, आपने जल प्रबंधन का काम किया है, अगर आपने कृषि से संबंधित कोई नवाचार किया है जिससे पर्यावरण को फायदा हो रहा है, ठीक है, आपने अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कोई काम किया है, ठीक है, या फिर आपने वायु प्रदूषण से संबंधित कोई भी काम किया है, ठीक है, इस प्रकार के आपने 7-8 काम किए हैं, तो आपको क्या करेंगे, आपको एक ग्रीन क्रेडिट वाउचर दिया जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? अब उस वाउचर का इस्तेमाल कैसे होगा कि अगर आप कोई भी ग्रीन इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5% तक, और 10 करोड़ रुपए का अगर आप, मतलब 1 करोड़ रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने 1 करोड़ रुपए के मान लो पौधारोपण किए हैं, तो आपको 5% का क्रेडिट वाउचर मिलेगा। अगर आप 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए तक का मूल्य का क्या मिलने वाला है, क्रेडिट वाउचर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, शहरी निकायों को भी ये जो क्रेडिट वाउचर हैं ये दिए जाएंगे। कुल मिलाकर बात ये है जी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर आपको कहीं इंसेंटिव दिया जा रहा है, अगर आपको कहीं भी फायदा मिल रहा है, तो उसमें आपको 5% तक का और फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। या फिर यहाँ पर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो इसका 5% की छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पिछली बार आपने गोपाल रत्न पुरस्कार पढ़े थे, पढ़े या नहीं पढ़े? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो भीलवाड़ा की माया देवी है, उनको केंद्र सरकार द्वारा पहली किस्त मिली है क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट के लिए। तो ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेना यहाँ पर।
फिर ये था, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिफाइनरी के संशोधित लागत मूल्य को मंजूरी मिली है। थोड़ा सा देखो तो देख लेना, बाकी और तो क्या है। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है आपको ध्यान रखना, फरवरी में अभी बात चल रही है कि अपने जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनके द्वारा इसकी की जाएगी। एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि सातवां हमारा जो राज्य वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन है, के अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी साहब, जिनको अभी हाल फिलहाल में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्होंने और अपने जो सचिव हैं नरेश जी ठकराल, उनके द्वारा राज्य वित्त आयोग द्वारा जो सातवां राज्य वित्त आयोग है, इसके सबसे पहले आप तो एक बात ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 2025 से इसका टेन्योर स्टार्ट होने वाला है और 31 मार्च 2030 तक, मतलब इस टेन्योर पीरियड के अंदर कौन कौन सी वित्तीय आवंटन होने चाहिए, किस हिसाब से होने चाहिए, कितना हिस्सा नगर पालिकाओं का होगा, कितना हिस्सा ग्राम पंचायतों का होगा, वो सारी की सारी चीज़ें ये बताएंगे। ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा कि जो चट्ठे में चल रहा था, जो चट्ठा वित्त आयोग था, उसी की रिपोर्ट को कंटिन्यू कर दो, कोई चेंज नहीं होगा। अब छठे वित्त आयोग में आपको ध्यान रखना है क्या क्या आवंटन किए गए थे। तो इसमें कहा गया कि जो नगरीय क्षेत्र है, जो नगरीय क्षेत्र है उनके अंदर आपको ध्यान रखना है 75.70, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 24.90 रुपये यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे। देखो ऐसे कहा गया कि अगर सरकार 1 रुपया देती है या फिर 10 रुपये मान लो, 100 रुपये मान लो ना, यदि 100 रुपये अगर सरकार अनुदान के दे रही है ना ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को, नगरीय जो स्वायत्त शासन विभाग हैं उनकी जो इकाइयाँ हैं और जो पंचायत हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद है, उनको आवंटन करना है। तो उनमें ये कहा गया कि 100 रुपये में से आप क्या करोगे, शहरी क्षेत्र को कितना दोगे, 74.10, शहरी को कितना दोगे, 74.10 दोगे। और क्या कहा गया, 75.10 दोगे, शहरी क्षेत्र को 75.10 देने वाले हो, और जो आपका ग्रामीण एरिया है उसको आप 24.90 रुपये दोगे। मतलब 100 में से आपको ध्यान रखना है कि 75 रुपये, 75 हाँ। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर सरकार द्वारा 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो उसमें से 75.10 रुपये तो जो है आपके जो नगरीय शासन है उसको दिए जाएंगे, और 24.90 रुपये जो है वो आपको ग्रामीण परिवेश के लिए, डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। अब इसके 24.90 हैं, इसमें से भी अगर डिवाइडेशन की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसमें 75, 20 और 5, इस प्रकार से जो है वो इसका डिवाइडेशन आपकी ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषद को किया गया है। तो ये थोड़ा सा डिवाइडेशन का आप ध्यान रख लेना। ठीक है। ये इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026, इसका क्वेश्चन आपका जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर में आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भैया, इसके क्वेश्चन आगे भी आएंगे भविष्य में, क्योंकि इस जनगणना से संबंधित है। तो एसआईआर जो है, एसआईआर में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि पहला अगर आपसे भी पूछे, पहला अगर राज्य पूछे कि एसआईआर के अंदर फर्स्ट डिजिटलाइजेशन करने वाला स्टेट अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, राजस्थान का है। मतलब राजस्थान ने पूरे देश के अंदर सबसे पहले डिजिटलाइजेशन किया है पूरे डाटा का एसआईआर के अंदर। और अगर आपसे पूछे कि भैया राजस्थान के अंदर प्रथम जिला कौन सा है, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कौन सा है, सलूम्बर। सलूम्बर जो है वो पहला जिला बना था जो राजस्थान के अंदर सबसे पहले डिजिटलाइजेशन किया था, जिसने पूरे डाटा ऑनलाइन किए थे। और आपका राजस्थान जो है वो देश भर में पहला स्टेट बना है। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। 2-3 फ़ोन आ गए हैं, तो अगले वाला जो सेशन है हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपकी राजकोप जो एप्लीकेशन है वहाँ से। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।